बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 13 रजब भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हज़रत अली का यौम पैदाइश है। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मुअज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग और सीमन आपको गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ एक गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह मजीद अब वाइट लिस्ट के करीब हो चुका है। 50 में 27 में से 24 पॉइंट्स पाकिस्तान ने क्लियर कर लिए हैं और सिर्फ 3 पॉइंट्स अब रह गए हैं। तो बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान, ये बड़ी अच्छी खबर है जी। भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा है और हमेशा की तरह ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जहां वो हमेशा कोशिश करता है कि पाकिस्तान को कभी कामयाबी ना मिले, प्रोग्रेस ना मिले, वहां पर उसको मुंह की खाना पड़ती है। और ऐसी ही एक मुंह की खाना पड़ी थी, आपको याद होगा 27 फरवरी को। उसका जवाब हमने कैसे दिया था और किस तरह से भारत को सरप्राइज दिया था कि आज तक वो सरप्राइज से बाहर नहीं निकल सका। ये जब भी मैं याद करती हूँ मेरे मुंह पे खुद ब खुद स्माइल आती है। खुद ब खुद स्माइल इसलिए आती है क्योंकि खुशी का दिन था पाकिस्तानियों के लिए और फख्र का दिन था पाकिस्तान के एयरफोर्स और वाजे पाकिस्तान के लिए। और फिर ये पूरी दुनिया ने भी देखा, प्रूफ के साथ देखा। और जब अभिनंदन को वापस भेजा तो वो भी पूरी दुनिया ने देखा कि इसमें कोई झूठ नहीं है, सब कुछ सामने है। जो भारत के झूठ थे वो भी इस वजह से बेनकाब हो गए। बिल्कुल, आज इस पर भी हम बात करेंगे और प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ PSL के आज 2 मैच हैं जी और बड़े इंपॉर्टेंट मैच है जिनमें लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स है और कोयटा वर्सेस पेशावर है। कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन अब देखना यह है कि कौन सी टीम आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म करती है, क्योंकि मैच में स्कोरिंग जो है वो अब काफी ज्यादा होगी। बिल्कुल, और जब तक कराची में मैचेस हैं ऐसे ही लग रहा है कि स्कोर हाई होगा। और फिर 50% क्राउड का भी कहा गया है, तो मुझे लगता है कि साथ ही साथ लोगों ने टिकटें जो है ना वो भी देना शुरू कर दी होंगी कि खूब एंजॉय करें मैच। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने भी कोशिश शुरू कर दी है लाहौर के मैचेस के लिए मुझे टिकट मिल जाए, लेकिन फिलहाल हमने पॉलिटिकल सिनेरियो भी डिस्कस करना है। चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। NA-75 डिस्का में ज़िमनी इंतखाब कलदम करार, DPO और DC गुजरांवाला समेत जिम्मेदारान अफसरान मुअत्तल। रीपोलिंग 18 मार्च को होगी। उधर हुकूमत का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। हर जमात शफाफ इलेक्शन चाहती है लेकिन बिस्मिल्लाह कोई नहीं करता। इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम क्यों नहीं की जा रही? सदारती रेफरेंस में अदालत के रिमार्क्स, फैसला महफूज। FATF का पाकिस्तान का नाम जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। 27 में से 24 पॉइंट्स पर जबरदस्त काम। आइंदा इजलास जून 2021 में होगा। उंगलियां उठाने वालों को हुकूमत अच्छे से जवाब दे रही है। जहां जवाब की जरूरत होती है वहां जवाब दे देते हैं। DG ISPR ने कहा कि चाय की पेशकश उम्मीदी तौर पर की थी, अब ऑफर अभी भी बरकरार है। हमारी टॉप स्टोरीज बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। एक बड़ी खबर कल आई, इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अनाउंसमेंट की और इंतखाब को कलअदम करार दे दिया। जो डिस्का में हुआ था NA-75 और तमाम जो बदइंतजामियां, बेज़ाब्तियां और चीज़ें डिस्कस की गई थी, अब ये फाइनली उन्होंने तय कर लिया कि वाकई में शफाफ तरीके से इंतखाबात नहीं हो सके थे, अब री इलेक्शन। बिल्कुल, री इलेक्शन होगा और 18 तारीख इसके लिए रखी गई है हुकूमत ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो कैंडिडेट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी किया है। अब देखते हैं कि इसको चैलेंज किया जाएगा, फिर रिजल्ट क्या करेंगे। 18 तारीख अभी खास से दिन पड़े तो ये लग रहा है ऐसे कि मामला हल हो जाएंगे और 18 से पहले इंतजार आपको मजीद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो अफसरान हैं, चाहे वो पुलिस अफसरान हो या फिर ज़िला इंतजामिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके अफसरान को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी ऐलान किया गया है, उनको मुअत्तल भी किया गया है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल, आप देखें जी, इसमें DC और DPO को जो गुजरांवाला डिवीजन के हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया। फिर इसके साथ साथ RPOs को, कमिश्नर्स को जो है वो तबादले कर दिए गए उनके, और गुजरांवाला डिवीजन से बाहर भेजने की हिदायत जारी कर दी गई ताकि नेक्स्ट इलेक्शन जब हों तो उसमें ये तमाम मशीनरी जो है वो चेंज हो जाए। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम चुगताई साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब। जैसे कि उम्मीद तौर पर ये सोचा जा रहा था, कहा जा रहा था, एनालिसिस किया जा रहा था कि शायद से जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं इस पर ही फैसला आ जाएगा कि रीपोलिंग हो। लेकिन फैसला तो ऐसे लगा गैर मुतवक्किल था और बहुत बड़ा था कि टोटल इलेक्शन ही दोबारा हो जाएगा इस हल्के में। कैसा देखा आपने इस ये जो रिजल्ट आया? नहीं, मेरा ख्याल है आपसे भी इस बात मैंने तो कहा था कि पूरे हफ्ते में होगी, क्योंकि आप तो खैर नहीं बैठे हुए। मेरे पास जो इतलाती हुई थी कि जगह जगह वो रुका गया है, वो से और वीडियोज आए, फिर फुटेज आए,
तो उससे तो लग रहा था पूरे हल्के में बाकायदा सिस्टमैटिक अंदाज में काम हुआ है और इलेक्शन कमीशन उसी नतीजे में पहुंचा। एक बहुत बड़ा फैसला। मैं समझता हूँ कि हमारे इलेक्शन की तारीख में 2 वाक़यात मुझे याद रहेंगे अब। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लेना कि 228 खुफिया बैलेट होगा और मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, और दूसरा ये फैसला NA 75 का कि अक्रॉस द बोर्ड सबको सुना गया, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए और फिर खुद इलेक्शन कमीशन ने ये देखा कि किस तरह उसकी हुक्म उदूली की गई है, किस तरह उनके टेलीफोन रिसीव नहीं किए गए, किस तरह एक शख्स जुल्फ़िकार वर्क को उनका हटा दें आप, तो उन्होंने जुल्फ़िकार अली के नाम से कहीं और सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया और उसने पूरा काम किया। तो बहुत ऑब्वियस था कि वहाँ क्या हुआ है। और अगर ये मॉडल आप बनाना चाह रहे हैं इसको डस्का को, तो बड़ा धचका पहुंचेगा पूरे इंतखाबी निज़ाम को और बहुत बड़ी धांधली होगी, और वैसी धांधली होगी जिसका PTI मुकाबला भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ज़ाहिर पुराने लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत बड़ा फैसला, और ये फैसला ऑब्वियस था कि पूरे उसमें में होनी है। अब शिबली साहब कुछ भी कहते रहे और हुकूमत कुछ, मुझे आज शिबली साहब पे बड़ा अफसोस आया, बल्कि मुझे फराज साहब पे अफसोस आया जब वो उसने एक सहाफ़ी से कहा कि आप सहाफ़त छोड़ दें। इसी हवाले से बात हो रही चाहिए। पंजाब में अमन अमान कायम कर सके तो क्या उस्मान बुज़दार साहब को वज़ारत आला छोड़ देनी चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, उनको नहीं, आपको सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए। मैं ख्याल फराज साहब तो बहुत रोए होंगे आज। तमाम शोरा ने, मैंने लिखा भी है कि तमाम शोरा ने ताज़ियत की उनसे आकर कि ऐसा कैसे हो गया। तो बहरहाल ये होता है। और आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात आप असूल की कर रहे हैं, और यहाँ PTI के लोगों को असूल की बात शायद उस तरह से पसंद नहीं आती है। उनको उनकी पुरानी बातें याद करा दें, पुराने वादे याद करा दें, वो नाराज हो जाते हैं। और शिबली साहब ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया था कि भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो, खुद सहाफत छोड़ दो अगर बर्दाश्त नहीं हो रहे पाकिस्तान के मसाइल। इस पे तो हम छोड़ ही देते हैं। अभी जो आप बात कर रहे हैं डस्का NA 75 की, इसमें आपने कहा एक्सपेक्टेड था और आपको लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन एज इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार अदारा डिसीजन लेगा, और वो लिया भी, उसकी तारीफ बनती है। बट PTI के अब जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं मैं चैलेंज कर दूंगा इसको। मान तो वो भी रहे थे कि धांधली हुई है, फिर अब चैलेंज किस चीज को करना है? सिंपल, आपने जो पहला जुमला कहा वहीं से बात शुरू करते ना, कि जो पहले कहा था उसकी तरदीद खुद कर रहे हैं वो, जब वो इख्तिलाफ में थे। उन्होंने कहा था एक हलके में धांधली साबित हो जाए तो हम खत्म कर देंगे, वो नहीं रहा। 20 हलकों में खुल्लम खुल्ला धांधली, मतलब जो ऑन रिकॉर्ड है जी, पोलिंग स्टेशन। अगर वो शीट देखें फॉर्म 14 वाला जो है, तो उस पर काट के लिखा गया है जी। तो वो तो बड़ा जगह खेज हुआ। तो इनको खुद चाहिए था कि नहीं जी धांधली हो गई, गलत काम हो गया और हम कंडेम करते हैं। PTI एज अ पार्टी पूरे हल्के में इंतखाबात का मुतालबा करती है जी। बड़ा मजा आता है इस बात में, लेकिन मजा नहीं आया ना, वो कह रहे हैं हम चैलेंज करने जा रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला, बहुत से जाहिर है को सुनेगी, सबको सुनेगी सुप्रीम कोर्ट, और क्या फैसला देगी, जो भी फैसला दे। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अदा कर दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 2 जगह पॉइंट स्टैंड लिया इलेक्शन कमीशन ने। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जज नहीं है इलेक्शन कमीशन में, जो अब लोग हैं पहले जज हुआ करते थे जिसमें हमें इंसाफ की तवक्को होती थी। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये अफसर थे, और इनके जो फैसले कमाल के फैसले। सही। चुगताई साहब, आपने जिक्र किया कि बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, और साथ साथ जो एक और इसमें एडिशन है, ये जो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया है, मुअत्तल भी किए गए, उनको ये भी कहा गया इलाके से चेंज कर दो, तो फिर यहाँ पर ये बात भी इस्टेब्लिश होती है कि ये भी तमाम इन्वॉल्व थे या फिर सिर्फ गफलत की वजह से इनको हटाया जा रहा है? नहीं, उस पर है इन्वॉल्व थे ये लोग, ये बाकायदा इन्वॉल्व थे। लेकिन ना मैंने आपको बताया कि उनको एक दलील ही पेश की गई कि एक साहब थे DSP जुल्फ़िकार वर्क, उन पर इल्ज़ाम लगा धांधली का। इलेक्शन कमीशन ने ऑन स्पॉट का इसको हटा दो, इलाके से निकाल दो। उनको जुल्फ़िकार अली के नाम से पूरे सिक्योरिटी का इंचार्ज बना दिया गया। यहाँ से शुरू करें तो कमिश्नर को फ़ोन किया गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, DC ने रिप्लाई बैक नहीं किया। तो ये सब लोग ऐसे थे जो अपने फ़ोन तो बंद करके बैठ गए थे या उस धुन में शामिल हो गए थे। वो धुन आई थी, सामने फायरिंग हो रही है पुलिस एहलकारों के, कुछ भी नहीं कहा गया। बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज से नहीं आई। मैं क्या, सामने फायरिंग हो रही थी और पुलिस वहां पर तमाशाई बनी हुई थी, 2 लोगों की जान चली गई, और मतलब बंदे वहां खड़े हुए थे,
बंदे वहां खड़े थे, तफरी ले रहे थे कि आतिशबाजी हो रही है, उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अब देख रहे हालत क्या थी, हालत ये कि हमारी फिरदौस आशिक अमान साहिबा वहाँ ये कह रही हैं कि हम पीपल्स पार्टी की जीत का जश्न मनाएंगे। इतनी घबराहट में थे लोग कि अपने कैंडिडेट की पार्टी ही भूल गई। बिल्कुल सही कहा आपने चुगताई साहब। लेकिन ये जो जिक्र हो रहा है कि धांधली के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर भी निशानात मिले, उसमें बहुत सी शिकायत ये भी आई कि वोटर्स को अंदर ही नहीं जाने दिया ना, पुलिस वाले रोक कर बैठे थे। कि वोटर्स को तीन तरीके इख्तियार किए गए जो बहुत कदीम ज़माने में होते थे। एक तो ये कि इलाके में इतनी फायरिंग कर दो, इतनी फायरिंग कर दो कि सुबह लोग निकले, फैल जाए। बिल्कुल, अगर लोग निकले तो फिर फायरिंग कर दो, या फिर पोलिंग बूथ के बंद कर दो, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो जाए, या बता दो कि बैलेट वोट जो है, बैलेट पेपर वो अभी नहीं पहुंचे, ताखिर से पहुंचे, 2 घंटे पहुंचे, एक्स्ट्रा टाइम ये वो तमाम टैक्टिक्स होते हैं। बिल्कुल, लेकिन अच्छा हुआ इलेक्शन कमीशन ने अब कलअदम करार दे दिया। अब मेक श्योर किया जाएगा अगली दफा और इम्पोर्टेंस भी मिलेगी इस हल्के को और विजिलेंसी भी नजर आएगी। लेकिन नून लीग का ये बयानिया पीटीआई तो चैलेंज करने जा रही है। अब नून लीग ये कह रही है कि उन लोगों के नाम भी सामने लाएं जो इस धांधली में मुलव्विस थे। ये किस हद तक फेयर है? नहीं, देखिए ये चल लें, इसको आप जो कानूनी एक अमल है जी। उसको चल लें, आहिस्ता आहिस्ता सबके नाम सामने आ जाएंगे। उनके मेरा ख्याल है जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं वो वाले इदारे नहीं है, कुछ और इदारे हैं, क्योंकि बिलावल ने तो कल कहा है कि इदारे मुलविस नहीं है इसमें, हमारी इत्तला के मुताबिक। बिलावल ने भी कहा है, उन्होंने भी कहा है, और उन्होंने कहा कुछ अफसरान, कुछ हुकूमत की जेरे निगरानी जो एजेंसी काम कर रही है। जी। अब वो जाहिर है वो नासिर साहब ये जरा दोबारा कीजिएगा, ये जो आपने पूरा साइन किया कि वो वाले इदारे नहीं है। मैं कह रहा हूँ उनका इशारा ये है कि वो वाले इदारे नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सही। छोटे वाले इदारे हैं, छोटे जूनियर वाले इदारे हैं, सीनियर्स नहीं है। और ये बड़ी अच्छी बात है, अगर वो वाले नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक देखिए सेनेट में जो मजा आ रहा है आपको, वो देखिएगा आप क्या होने वाला है सेनेट के अंदर। बहुत मुझे तो पहली बार मैं सेनेट के अंदर एंजॉय। बिल्कुल ठीक है। चुगताई साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं और हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो कल बड़े बड़े फैसले हुए और आइंदा एक्सपेक्टेड क्या है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है कुमर दिलशाद साहब ने, जो कि एक्स सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। उन्हें भी हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम कुमर दिलशाद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कुमर दिलशाद साहब, आपने वक्त दिया। नासिर बेग चुगताई साहब भी आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। जी मेरा सलाम कहिए उन्हें जनाब। आप दोनों एक दूसरे को सुन पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट ही सलाम कर लीजिए। जी कंवर साहब, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की और आप हमेशा उसकी इख्तियारात की बात करते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बाद बहुत पावर्स हैं और कल का ये डिसीजन एक्चुअली लगा कि वो पावर्स भी, इख्तियारात भी, इंडिपेंडेंसी भी नजर आई कि ये जो तारीखी एक डिसीजन लिया कि पूरे हल्के का इलेक्शन ही कलअदम करार दे दिया। असूली तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाता है क्रेडिट, जो पाकिस्तान की 1970 के बाद पहली मरतबा एक ब्यूरोक्रेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए। और ब्यूरोक्रेट जो होता है वो पूरे हकायक को देखते हैं, जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हैं। इस लिहाज से उनका फैसला था, वो आइन के आर्टिकल 218 की शिक 3 के तहत उन्होंने अपना डिसीजन लिया। और उनकी बैक पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो उनके बारे में कहा कि मिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप आइन के आर्टिकल 218 का मुताला करें, आइन के आर्टिकल 220 का आप मुताला करें, उसमें आपको इतने इख्तियारात है जितने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। तो उनको ज़ाहिर एक साथ और सपोर्ट भी मिल गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। और इसके बाद सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के साथ जो इस तस्दीक का मेज रवैया अख्तियार किया, वो अपनी मिसाल आप है। यानी मुल्क का सबसे बड़ा आईनी इदारे का सरबराह जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो आईजी से मिलते खुशामदे कर रहे हैं, वो टेलीफोन अटेंड नहीं कर रहे, चीफ सेक्रेटरी टेलीफोन अटेंड नहीं कर रहे, इवन यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आरपीओ, डीसी, डीएसपी कोई टेलीफोन का अटेंड नहीं कर रहा। ये सूबाई हुकूमत की अपनी एक हिकमत अमली थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ दावा नहीं कर रहा। तो मैं तो हैरान हूँ कि आपके चैनल के सामने मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन के खिलाफ हमारी सूबाई हुकूमत के ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तावन नहीं किया, तो उन्होंने बड़ा एक्शन ले लिया। और इतना शदीद एक्शन है कि चीफ सेक्रेटरी जो है जो 4 मार्च को आएगा तो उसको वो सस्पेंशन के ऑर्डर के हाथ में दे देंगे इलेक्शन कमीशन कि हमने आपको सस्पेंड कर दिया। अच्छा, आईजी को सस्पेंड करने के ऑर्डर जो है 4 मार्च के हाथ में दिए जाएंगे। जी। तो
तो ये बहुत अहम फैसला किया और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के कोई कोताही करे या कोई लॉन्च करे, उन्हें इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए कि उनके पास बाकायदा उनके पास हाई कोर्ट के तोहनी अदालत के मुकम्मल इख्तियार है आइन की। सही, अब बात वही है ना कि ये इख्तियारात इस्तेमाल किए जाएं तो ही बात बने। कंवर साहब हमारे साथ रहिएगा। चुगताई साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे उनकी बात सुनकर, और कंवर साहब ने तो ये भी कह दिया कि ऐसा लग रहा है 4 मार्च को जो पेशी है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी मुअत्तल कर सकते हैं। 118 जो है ना बड़ा एक सिलेबस है, दिलशाद साहब ज़रा कौन जानता है बेहतर, बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन कराए इन्होंने कि 118 का हमारे यहाँ इस्तेमाल बहुत कम हुआ, मौका परस्ती हुई हमारे यहाँ, ज़ाहिर है कभी दबाव रहा, प्रेशर रहा, मुझे यकीन नहीं यहाँ भी दबाव रहा होगा, प्रेशर रहा होगा, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने, मैंने पहले भी कहा कि 2 तारीखी मौक़िफ़ इख्तियार की, एक सुप्रीम कोर्ट में 228 के बारे में और एक 118 के ऊपर को एग्जीक्यूट करते हुए। अब ये चीफ सेक्रेटरी ने जो कुछ किया है, आज ही जो कुछ किया है, मेरा तो ख्याल ये था कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जाते ही सूबाई हुकूमत सबको मुअत्तल कर देगी, लेकिन अब तक मुअत्तल नहीं किया। इसका मतलब है दिमाग में कोई और सरसराहट चल रही है, कोई और जहन में कोई प्लान आ रहा है क्या किया जाए, लेकिन जब वो पेश होंगे तो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन अपने आप को एजर्ट करेगा और वही इख्तियार इस्तेमाल करेगा जिसका चीफ जस्टिस ने उनको निशानदेही की थी। बिल्कुल कि ये इख्तियार हैं आपके पास, तो आप सोए नहीं, जागे आप, तो जाग गए वो लोग। बिल्कुल, आपको लग रहा है वो जाग गए हैं। इसके अलावा एक और मामले में जिसमें आपने जिक्र भी किया है चुगताई साहब के, जो ओपन बैलेट के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अब ये मामला ही बड़ा अहम है। तो ये बताइएगा कुंवर दिलशाद साहब कि आपको, जैसे कि आपने देखा ये सारी कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट में हुई है ओपन बैलेट को लेकर सेनेट के इलेक्शंस में, अब ये फैसला महफूज कर लिया गया, जो राय दी गई है उसको महफूज कर लिया गया, इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितना चेंज आ सकता है और क्या बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाई है आपने इसमें से? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल अपने रिमार्क्स में कह दिया कि हमने फैसला उसी नुक्ता नजर से करना है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे यहाँ जवाब जमा कराया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 226 की पुष्ट पर खड़ा है। तो जब तक उसमें तरमीम नहीं हो जाती, पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर लेती, तो हमने भी आइन के आर्टिकल 226 पर ही निगाह रखी हुई है। तो फैसला तो वही आएगा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया अपना जवाब, जनाब जब तक आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम नहीं हो जाती तो हम किसी ऑर्डिनेंस को या सदारती तरमीम को हम तस्लीम नहीं करते। सही, तो कंवर साहब ये तो वही बात हो गई। हाँ, ये उन्होंने कह दिया उन्होंने कि हमें तो तरमीम नहीं तस्लीम करने, और जो ऑर्डिनेंस आया वो गैर कानूनी गैर आईनी है। और यहाँ तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने जो पंजाब की लोकल गवर्नमेंट को जो तहरील किया है तो वो भी गैर कानूनी गैर आईनी है। अच्छा, तो ये तो बड़े फैसले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कर रहा है, इसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा सेनेट में इलेक्शन 3 मार्च को जो होना ना, वो भी बहुत बड़ी जबरदस्त फैसला, इसी पे असरात पड़ रहे हैं हमारे एमएनएस पर, एमपीज पर तमाम असरात पड़ रहे हैं। तो ये तमाम देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि पंजाब सबसे बड़ा अहम सियासी फैसला जो होना है वो 3 मार्च को नेशनल असम्बली में होना है। ठीक है, और इस लिहाज से हमें हुकूमत और देखते हैं कि उनके जो वज़रा हैं, उनके जो ज़बान है, वो ऐसी ज़बान ऐसा तरीका विजन इस्तेमाल करते हैं जो लोगों के अंदर एक नफरत पैदा हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इखलाकियात और जातियात की सियासत में हालात हमें नजर आ रहे हैं कि ये बड़ा अहम फैसला है, और आइंदा जो 18 मार्च को इंतखाब होगा बड़ा शिफाफ हो जाएगा। कंवर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इखलाकियात और जातियात से बाहर जब सियासत की जाती है तो फिर मामला नफरत जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। चुगताई साहब आप मुस्कुरा भी रहे हैं इस बात पर, और ये जो जिक्र हुआ कि 3 मार्च के इंतखाबात अब तो वाज़ेह हो गया ऑलमोस्ट कि ओपन बैलेट नहीं होगा, सीक्रेट ही होगा। पंजाब में आप देखें कि बिला मुकाबला उम्मीदवार कामयाब हो गए, तो पंजाब ने तो सेटल डाउन कर लिया, अब सिंध, KPK, बलूचिस्तान में क्या देखा आपने? कुछ देखा नजर आया आपको? बारीक काम, बहुत बारीक काम, 50 करोड़ 60 करोड़ वाला उम्मीदवार बाप ने उन कर लिया, और उनका उम्मीदवार पीटीआई ने। अब वहाँ पीटीआई नहीं है, अब पीटीआई का कोई उम्मीदवार बलूचिस्तान में मौजूद नहीं है सेनेट के लिए। सबसे बड़ा मजाक जो है इस वक्त वो ये हुआ है इस पूरे 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ वाले खेल में, कि उस आदमी को जिसको पीटीआई ने ओन किया था और वहाँ बगावत हो गई थी, उसको अब बाप ने ओन कर दिया है,
और वो विड्रॉ हो गया, जिसको पीटीआई ने टिकट दिया था वो विड्रॉ हो गया। तो अब पीटीआई मैदान में नहीं है। सिंध में मैं मुस्कुरा के आ रहा था उस वक्त दिलशाद साहब की बात पर कि पीटीआई की सूरत हाल जो है वो बहुत अजीब व गरीब है। एक शेर है, उसको थोड़ा मैं चेंज करके बताऊंगा आपको कि एक जमाना था कि जब लोग पागल थे इनके लिए, पीटीआई के लिए सभी लोग पागल थे कि आएगा बड़ा मसला हो जाएगा, भुट्टो के बाद दूसरा बड़ा आदमी। तो तुम्हारे इश्क में रुसवा हुए हम, तुम्हारे इश्क में रुसवा हुए हम, मगर तुम तो तमाशा हो गए हो। वाह वाह वाह, क्या मतलब, मगर तुम तो तमाशा तो ये तमाशा हो गए। बलूचिस्तान में तमाशा बन गए, सिंध में तमाशा हो गए। सिंध में सूरत हाल बहुत बुरी है। आपको मतलब मुझे नहीं पता कौन किसको वोट देगा, लेकिन आज का बयान जरदारी साहब का बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी सेनेट पे सबसे बड़ी पार्टी होगी। अच्छा, अगर मैं आता तो सामने रखूं। आप क्या कहते हैं, आपकी प्रेडिक्शन शार्टली, आपका कंक्लूडिंग प्रेडिक्शन क्या है कि सिंध में आप वाकई में ओवरऑल भी वाकई में आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत चली जाएगी? देखिए पीपल्स पार्टी तो सिंध में जाहिर है, नहीं ओवरऑल आएगी। पंजाब का तो खेल खत्म हो गया ना जी, पंजाब में तो मामला खत्म हो गया। अब मामला है बलूचिस्तान में, वहां टूट फूट है, ठीक में खासी बड़ी टूट फूट है। तो मुझे शक लग रहा है कि जरदारी साहब की ये बात ठीक साबित हो सकता है जी। पॉलिटिक्स में अभी चुगताई साहब 3 दिन है, जरदारी साहब कह रहे हैं, मानना पड़ेगा। अभी 4-5 दिन पड़े हैं, देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और फिर रियलिटी में क्या होता है, क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग में कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक सेकंड चुगताई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो बुक्स हमें भिजवाई, इससे बेहतरीन गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, और मैंने उसको अब वीकेंड पे शुरू कर लेना है और पढ़ने के बाद मैंने आपको जल्द इसका फीडबाक जरूर देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये बहुत मेहनत की से बनाई गई है, पूरी रिसर्च है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कोमल दिलशाद साहब, आपका भी शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। और शक नहीं है कि ये बड़े फैसले थे पाकिस्तान की तारीख में, इस तरह से जो जिस तरह ट्रायल्स हुए हैं, बात हुई है ओपनली, ये एक अच्छी मिसाल मेरे ख्याल में कायम होगी। बिल्कुल। इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आप हमारे साथ। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछली एक दहाई से कम से कम अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रगल की है अपनी मईशत को बेहतर करने में, मुल्क की स्टेबिलिटी में, पीस मेकिंग में। अब वो तमाम इकदामात जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए जाते हैं, हम उस तरफ भी जा रहे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जब भी इजलास होता है तो उसकी हम सबकी नज़रें उसके ऊपर होती हैं कि पाकिस्तान के लिए अब मजीद क्या खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि अब हम पॉजिटिविटी की तरफ चले गए हैं। तो अच्छी खबर ये है जी कि जून तक हमारा नाम अब ग्रे लिस्ट में रहेगा और सिर्फ 3 पॉइंट्स रह गए हैं जिनको हमने कवर करना है और फिर हम व्हाइट लिस्ट। बिल्कुल। तो 27 पॉइंट्स का ये सफर बड़ा जबरदस्त था। पाकिस्तान ने कोशिश की कि मैक्सिमम काम कर सके और अब तक जो 3 पॉइंट्स रह गए हैं इस पर भी ये कहा गया है, एक्नॉलेज किया गया, अप्रिशिएट किया गया FATF के इजलास में कि पाकिस्तान इस पर काम किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा अधूरा है। तो बाकी 3 पॉइंट्स पर काम कर लेते हैं तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जून में व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा, मतलब ग्रेट लिस्ट से निकल जाएगा। जो भारत की साजिश थी वो इंशाल्लाह ताला उसको नाकाम किया जाएगा, जो कि ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डालना चाहता है। इस पर हम बात करेंगे। फारूक सलीम साहब इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। थैंक यू सो मच फारूक साहब वक्त देने के लिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास अब जून तक मुलतवी कर दिया गया है कि अब नेक्स्ट इजलास जो है वो जून में होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इकदाम की तारीफ करना और पाकिस्तान के लिए ये कितना अहम इजलास था जिसमें अब सिर्फ 3 पॉइंट्स रह गए हैं एंड देन विल बी इन द व्हाइट लिस्ट। देखिए 3 बातें हैं। आप इसमें करती है ग्रे लिस्ट है, ठीक है, और ये थी कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाए। देखिए हकीकत ये है कि आज से तकरीबन 30 महीने पहले हमें 27 मुफाती एक एक्शन प्लान दिया गया था और हमने सारी सामने बैठ के वादा किया था कि उन 27 के ऊपर तरह अमल पिछले 30 महीनों में मुकम्मल तौर पे नहीं कहना चाहिए, हम फेल हुए हैं उन 27 पॉइंट्स को पूरा करने से। 4 दफा हम एक्सटेंशन ले चुके हैं और ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि अभी एक रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है ग्रे लिस्ट में रहने का वो तकरीबन $38 बिलियन का हम नुकसान कर चुके हैं।
और हमने जिम्मेदारी ली थी आज से 30 महीने पहले, वादा किया था कि सारे 27 पॉइंट के ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। ये बात है कहीं जून 2018 की। अब आप अंदाजा कीजिए कि जून 2021 आने वाला है और हम अभी तक कह रहे हैं। लेकिन फारूक साहब, आप ये कह रहे हैं कि 30 महीने में जो भी काम किया, लेकिन आप ये देखिए ना कि जो पॉइंट्स थे इसमें टेररिज्म, फाइनेंसिंग, बैंकिंग सेक्टर, मनी लॉन्ड्रिंग, ये काम ऐसे थे जो कि इतने आसान नहीं थे। ऑब्वियसली इसको टाइम चाहिए था और मतलब ऐसे नहीं कि 6 महीने में हो जाते। तो आपको जो प्रोग्रेस है उसमें आपको कैसा लगे कि पाकिस्तान ने कितनी कोशिश की और उसका रिजल्ट वाकई निकला कि नहीं? देखिए, मीडिया को आप इंक्लूड कर लें जब 2 या 3 दिन रह जाते हैं FATF की मीटिंग के, तो हमारे प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं FATF के ऊपर। पूरा का पूरा पूरी जो है वो सोई रहती है। जब महीना रह जाता है FATF की मीटिंग के ऊपर तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई और उसके ऊपर बात शुरू हो जाती है। देखिए, ये आसान काम है। मंगोलिया जैसा मुल्क जो है, जो ग्रे लिस्ट में आया था, ग्रे लिस्ट से निकल गया। बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जिनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, वो अपने टाइट डेडलाइन के अंदर ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं। हमें अपना एक खुद एहतसाबी का अमल करना होगा कि क्या वजह हुई कि हमें 4 दफा एक्सटेंशन लेनी पड़ी, क्या वजह हुई कि 30 महीने पहले जो हमने वादे किए थे वो आज 3 साल पूरे होने को चले। फारूक साहब, ये तो आप भी समझते हैं कि मुल्क को कितने चैलेंजेस हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, बीच में फिर कोरोना भी आ गया, 1 साल पूरा का पूरा उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हुआ। अब ये हम इसको पॉजिटिव साइड पर इसलिए भी ले रहे हैं और लेना बनता भी है कि इंडिया की एक पूरी लॉबी है वहां पर जो बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में भी रहे, वो तो चाहता है हम ब्लैक लिस्ट की तरफ चले जाएं। तो उसमें तो ये कामयाबी है कि उस लॉबी की एग्जिस्टेंस के बावजूद, मुल्क को दरपेश मसाइल के बावजूद हमने 24 पॉइंट्स क्लियर कर लिए और अब 3 से 4 महीने के बाद अगर हम ये 3 बाकी के पॉइंट्स भी क्लियर कर लेते हैं तो विल बी आउट ऑफ ग्रे लिस्ट। देखिए, एक तो ये दलील देना कि इंडिया चाहता है कि हम ग्रे लिस्ट में रहें और ये इंडिया भी यही चाहता है कि हम उसको ब्लेम करते रहें और ग्रे लिस्ट में पड़े रहें और अपना नुकसान करते रहें। ये दलील मेरी से बिल्कुल बाहर की बात है कि इंडिया की ये कोशिश है कि पाकिस्तान में जाए। लेकिन फारूक साहब, इंडिया की जो लॉबी है, इंडिया की जो वोटिंग हुई ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डालने की, ये तो पूरी दुनिया ने देखी है। अपने साथ इत्तेहादियों को मिलाकर ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डालने की कोशिश की। ग्रे लिस्ट में भी वो जब पाकिस्तान रुका है तो उनको बड़ी परेशानी है, तो ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते थे। तो ये आपको लग नहीं रहा कि नजर भी आ रहा था जब भारत वोटिंग के लिए और अपने साथियों को मिलाता था साथ? बड़ी मादरत के साथ इस वक्त जो आप दलील दे रहे हैं वो इंडिया भी यही चाहता है कि आप ये इसी किस्म के दलाइल देते रहें, हम कोशिश ना करें और इसी ग्रे लिस्ट में पड़े रहें और $38 बिलियन का मजीद नुकसान कर डालें। जब तक हम ये दलील देते रहेंगे हम ग्रे लिस्ट में पड़े रहेंगे। हमें अपना झांक के देखना होगा कि हमसे क्या गलती हो रही है। बेशुमार और ममालिक जो लिस्ट में थे वो उससे निकल गए हैं, हम क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? ये गलती हमारी है, ये गलती हमारी हुकूमत की है कि हम पिछले 33 महीनों से ग्रे लिस्ट में पड़े हैं और दुनिया से वादा किए बगैर अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बहुत कम है मेरा ख्याल जिन्होंने एक्चुअल म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट पढ़ी है जो FATF ने लिखी है। अब मुझे ये बताएं कि वो FATF वाले ये कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर तकरीबन 2420 तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर 354 मुकदमात चले हैं और सिर्फ एक शख्स की कन्विक्शन हुई है, एक शख्स को सजा मिली है। अब मुझे बताएं कि अगर हमारा अदालती निजाम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर सिर्फ एक पाकिस्तानी को सजा दे पाया है तो इसमें इंडिया को हम क्यों कर देते हैं? सही। हमारा अपना निजाम नहीं चल रहा है। बिल्कुल ठीक, सिस्टम में अपनी भी गलतियां हैं एंड डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और आपकी बात ठीक है कि अपने मसाइल पहले हल करने चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि इंडियन लॉबी एग्जिस्ट करती है। बट लेट्स नॉट गो देयर। आप जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर ही आ जाते हैं। अब 27 पॉइंट्स का जो एजेंडा दिया गया था, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक्स के मुताबिक, आपकी पूरी कैलकुलेशंस के मुताबिक वी वर वेरी स्लो, बट अब 3 रह गए। तो फारूक साहब, वो 3 कौन से हैं और क्या वो पाकिस्तान अचीव कर सकेगा जून तक? इस पर आपका क्या कमेंट है?
देखिए, चार सतही जो हमारी वैल्यूएशन होती है जो एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर रहते हुए, वो चार डिफरेंट स्टेजेस को देखते हैं। वो देखते हैं कि हमने कानून साजी क्या मुकम्मल कर दी है, वो हमने तकरीबन मुकम्मल कर दी है, बहुत देर से की लेकिन मुकम्मल कर दी। फिर स्टेप शुरू होता है निशानदेही का, निशानदेही भी होना शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर। फिर स्टेप आता है इन्वेस्टिगेशन का, तफ्तीश का, वो भी किसी हद तक पाकिस्तान की तफ्तीश हो रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि 2420 इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। फिर केस आता है मुकदमा चलाने का, इसमें हमारी बहुत कमजोरी रही है। फिर लास्ट स्टेज आती है कन्विक्शन, यानी कि एक्चुअल सजा देना। तो ये मुकदमा चलाना और सजा देने वाला मामला जो है, इसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक शख्स को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सजा दी गई है पाकिस्तान के अंदर। अब ये हम किसी बैरूनी ताकत के ऊपर इसका इल्जाम नहीं डाल सकते हैं। टेरर फाइनेंसिंग का जो हिसाब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैल्यूएशन रिपोर्ट में लिखा है। और मैं पिछले कोई 10-12 घंटों से जितने भी टेलीविजन प्रोग्राम्स देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी ने वो म्यूचुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट खुद से पढ़ी है। उस म्यूचुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट में लिखा है कि जो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से 228 केसेस चलाए गए पाकिस्तान के अंदर और सजा दी गई है 58 लोगों को। उन 58 से 49 ऐसे हैं जो सिर्फ पंजाब में हैं। यानी कि वो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि ये हम मान नहीं सकते कि तकरीबन 49 केसेस पंजाब में आ गए और बाकी तीनों सूबों में लाके सिर्फ 9 केसेस हुए हैं। तो ये वैलिड किस्म के पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं, ये हमारी कमजोरियां हमारे सामने रखी जा रही हैं। और आप अंदाजा कीजिए कि जितनी शराइत 27 नुकाती पॉइंट में जो हमें हमारे ऊपर रखी गई थी, अगर हम उनको फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, तो हमारा अपना फायदा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन शार्पली वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं और आपको लगता है कि हम अचीव कर सकेंगे? आपने पूरा इन डिटेल तो बता दिया कि कुछ अभाम है, हमारी ही अपनी गलतियां हैं जिसको वो पिन पॉइंट करते हैं कि इसको करेक्ट कर लें, बट इज इट अचीवेबल? कि आपको लगता है जून से पहले पाकिस्तान कर लेगा या नहीं हो सकेगा? अब पॉइंट्स रह गए हैं एक्चुअल सजा के ऊपर, एक्चुअल कन्विक्शन के ऊपर। कानून साजी, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। अब दुनिया ये देखना चाहती है कि उस कानून साजी के ऊपर अमल दरामद कैसे होगा, एक्चुअल कन्विक्शन कैसे आएगी। काम का मुश्किल है बिकॉज इसमें हमारा अदालती निजाम बीच में आ जाता है। इसमें हुकूमत का जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जिसने मुकदमात चलाने हैं, जिसने सबूत इकट्ठे करके अदालत के सामने खड़ा करके साबित करना है और एक्चुअल सजाएं देनी है। काम जरा सा मुश्किल है, लेकिन हमारा, मुझे लगता यह है कि हमारा बहुत ज्यादा फोकस जो है वो सियासी इंतकाम और सियासी नफरत के पहाड़ खड़े करने में लग जाता है। जो पाकिस्तान के असल माशी मुफाद हैं, जिसमें FATF एक चीज है, उसके ऊपर हुकूमत जो है फोकस नहीं कर पाती। अभी भी आप देख लीजिए कि हमारी तकरीबन 100% फोकस जो है वो सियासत के ऊपर है, मईशत के ऊपर नहीं हो। लेकिन फारूक साहब 27 में से 24 हुए हैं, फोकस कहीं ना कहीं है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि CJS क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो हमारा स्लो है, स्पीडी ट्रायल्स नहीं होते, जिसकी वजह से इंप्लीमेंटेशन या फिर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती है। उस पर काम करना बड़ा जरूरी है और ये भी FATF की जानिब से निशानदेही भी इसकी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका फारूक सलीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ओवरऑल आपने गुफ्तगू की कि किस तरह से हमें इसमें स्पीड चाहिए और एग्जीक्यूशन। ऑब्वियसली अगर ट्रायल तेज होगा, एग्जीक्यूशन होगी तो फिर नॉट अबाउट कि हमने व्हाइट लिस्ट में जाना है, इट्स नॉट अबाउट कि इंटरनेशनली उसको कैसे देखना है। अगर हम ये 27 पॉइंट्स नीच भी कर लेते हैं तो अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान का ही होगा और पाकिस्तान का सिस्टम ही बेहतर होगा। और वही बात कि अगर कानून साजी होगी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी और कन्विक्शन होगी, दैट्स व्हाट मैटर्स। आप मनी लॉन्ड्रिंग बात कर लें, आप टेररिज्म के ऊपर बात कर लें, इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं, ट्रायल्स भी चल रहे हैं, लेकिन कन्विक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सिंध का रुख करते हैं और वहाँ पर एक मामला जो हर रोज़ कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट के साथ सामने आता है जिसमें ऑपोजिशन लीडर्स इन द असम्बली हलीम आदिल शेख
की गिरफ्तारी का मामला है। कल उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जब जारी हुए तो वो असेंबली में गए और असेंबली में फिर ऐसी तलख कलामी हुई कि सईद गनी और हलीम आदिल शेख ऐसा लग रहा था कि आमने सामने आ गए हैं। बिल्कुल, और ये मामला था कल असेंबली में। उन्होंने पहले अपने साथ होने वाले जो उनके मुताबिक ज्यादतियाँ थी कि वो जेल में जो हुआ सलूक उनके साथ तशद्दुद किया गया, इसके अलावा उनकी जो तबीयत ख़राब है, फिर सांप जो उनके सेल से निकला, इसके अलावा जो उन पर इल्ज़ाम लगाए गए, इस पर जब रिएक्शन आया पीपल्स पार्टी का और हाउस में ऐसे लगा कि खासी गर्मा गर्मी हो गई है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सईद गनी साहब ने जब ये कहा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और हम ये नहीं कहते अगर सांप निकला है या फिर उन पर तशद्दुद हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हम जरूर कहेंगे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनकी अब सेहत ठीक है। बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, जिसको हमने कल डिस्कस भी किया था। इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाजिया सुमरू ने, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है जब से हलीम आदिल शेख का ये मामला शुरू हुआ, और कल तो बाकायदा तकरार भी हो गई, बहस भी हुई, कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आई। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रही हैं? क्या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो वाकई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है, जो इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है और हलीम आदिल शेख लगा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि हलीम आदिल शेख साहब की क्रेडिबिलिटी क्या है। जब उनको पीटी में लेके गए, जब उन्होंने चेस्ट पेन की कंप्लेन की, वहां पे उनके सारे टेस्ट रिपोर्ट सब नॉर्मल आए थे। उसके बाद उनको जेपीएमसी शिफ्ट किया गया, वहां पे भी वो मेरे ख्याल में उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई थी जिसपे कोई परेशानी होती या कोई प्रॉब्लम होती। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, सेम वही चीज होती जो पंजाब में एक हल्के में हुई थी। तो अगर वहां पे इनको कंट्रोल किया गया तो इनको ये लग रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। और ये सबूत है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आफ्टर लॉन्ग टाइम जब आई थी हुकूमत में 2008 में, तो ये रिकॉर्ड पे है कि कभी भी कोई भी पॉलिटिकल प्रिजन जो है वो जेल में नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये रिवायत ही नहीं है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें। और दूसरी बात ये है कि अगर इन्होंने ये सारे इल्जामात लगाए हैं तो वाकई इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे तो फिर सिंध पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने टाइम पे एक्शन लेके ये सारी चीजें, या वो इलेक्शन को मुतनाजा होने से बचा लिया था। तो ये सारी चीजें अगर ऐसे प्रॉब्लम कर रही हैं तो फिर वाकई इनकी नहीं चाहिए। और ये फर्स्ट टाइम ये जो मामला है, आपने कहा ठीक है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अगर फर्स्ट टाइम जेल गए हैं तो इनको बहुत ज्यादा लग रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ना इन जेलों से घबराई है, ना कोड़ों से, ना सजाओं से, तो वो तो उनकी रूटीन में है। ये पेम्पर्ड लोग हैं, पहली दफा इन्होंने जेल का मुंह देखा है तो इनको पता चल रहा है कि जेल क्या होता है। डॉक्टर शाजिया साहबा, आपने कहा एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें कि इंक्वायरी होनी चाहिए। असल में ये मामला होता है, इंक्वायरीज होती नहीं है या फिर उनके रिजल्ट सामने नहीं आते हैं। सांप सेल से निकला, ये एक मामला, और उसके बाद जो तशद्दुद किया गया, और उनके मुताबिक जो 30 से 40 लोग पहले से जेल में उनका इंतजार कर रहे थे, जैसे वो एंटर हुए तो उनको इस तरह से तशद्दुद का सामना हुआ। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये अच्छी डिमांड है, लेकिन क्या हो रही है और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की आखिर जिम्मेदारी तो है ना कि अगर इल्जाम लगाए तो इंक्वायरी हो भी और फिर रिजल्ट भी आए। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट ने कभी भी इस चीज से डिनाई नहीं किया है। अगर इंक्वायरी उन्होंने कहा है तो इंशाल्लाह इंक्वायरी भी होगी और उसकी रिपोर्ट भी सामने आएगी। आपने इससे पहले देखा था कि जो आईजी साहब के साथ हुआ था उसकी भी रिपोर्ट आई थी और इसकी इंक्वायरी भी हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी सामने आई थी। तो अगर इन्होंने डिमांड की है तो इंशाल्लाह ये चीज भी जरूर इनकी डिमांड भी पूरी की जाएगी। उनकी फैमिली की तरफ से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है। वो सिंध पुलिस को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिसाइज है सिंध पुलिस, तो इंडिपेंडेंट कोई जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए जिससे इंक्वायरी हो। देखिए जी, जिस चीज से इनका ये जहां भी जाएंगे ना, इनको हमेशा मुंह की खानी होगी। क्योंकि जहां भी, अब देखें आपने, इन्होंने कितने इंक्वायरी बिठाई थी, शुगर कमीशन पे थी और दवाओं की जो कीमतें बढ़ गई थी उस पे भी इंक्वायरी हुई थी। इनकी जो रिपोर्ट्स आई उन पे क्या एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह जब सिंध गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए तो वो भी हम इनकी डिमांड पूरी करेंगे और जो भी इंक्वायरी होगी वो ट्रांसपेरेंट एंड फेयर होगी। सही। शाजिया साहिबा, ये बताइएगा जो कल असेंबली में हुआ वो कैसा आपने देखा? ओवरऑल रवैया जो था, ऐसे लगा है कि गवर्नमेंट भी और साथ अपोजिशन भी, वो बिल्कुल ऐसे इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन आमने सामने आना, इस तरह से इश्तियाल अंगेजी, ये क्या मुनासिब था गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की तरफ से? देखिए जी, ये हर कहते हैं ना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जो इन लोगों के तौर और तरीके हैं, रिवायत हैं, वो ये है कि वो असेंबली को, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली हो, कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं।
जो जमहूरी रिवायात हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। ये गलियों की सियासत करके सीधा पार्लियामेंट में आए, जिस तरह से इनको भेजा गया है सिलेक्ट करके, तो इनको नहीं पता कि रिवायात क्या होती हैं जो पार्लियामेंट में करनी चाहिए, जिनको फॉलो करना चाहिए। तो ये वो चीजें करते रहते हैं। आप लोगों ने कौमी असेंबली के इजलास में भी देखा होगा कि पहली दफा गवर्नमेंट के लोग कोरम पॉइंट आउट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग प्ले कार्ड लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग डाइस पे जाके स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जब ये नेशनल असेंबली में ये कर सकते हैं तो प्रोविंशियल असेंबली में तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और अगर जब इनकी सारी चीजें सुनी जा रही हैं, आपकी डिमांड पूरी हो रही है, वही रिएक्शन नहीं दिया जा रहा जो आप नेशनल असेंबली में आपके वुज़रा और दूसरे लोग जो है वो कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा तहम्मुल करना चाहिए। आपकी चीजें अगर पूरी हो रही हैं तो आप लोगों को ये रिएक्शन नहीं देना चाहिए। सही, आप ये कह रही हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी होगी और जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी कर रहे हैं, तो फिर इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए। दहशतगर्द करार दे दिया उन्होंने सिंध पुलिस को, इस पर कमेंट करना चाहेंगी? देखिए जी, सिंध पुलिस पे तो इनको अब ये चीजें अगर आप देखें तो सिंध पुलिस ने हर जगह पे अपनी जो उनकी लिमिट्स हैं वो क्रॉस नहीं की, उन्होंने अपने सारे काम किए। और ये आप लोगों के सामने है कि सिंध पुलिस के ऊपर किस तरह से तशद्दुद किया गया, ये आपको आईजी साहब के केस में आपको पता है कि क्या हुआ था उनके साथ। और दूसरी बात यह है कि ये अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप ये देखें कि जो दूसरे सूबों की पुलिस है या पंजाब की पुलिस है, उसमें आपने कितने आईजी चेंज किए, कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज किए, और अगर आपकी एक डिमांड पूरी ना होने पे इस्लामाबाद के आईजी चेंज हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें सिंध में एटलीस्ट नहीं होती। तो जो भी होता है सिंध पुलिस भी अपना सही से काम कर रही है। जो जो उनकी जुरिस्डिक्शन में आती हैं चीजें वो उसको जरूर पूरा करेंगी इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया सोमनू साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और इस बात में मुत्तफिक दिखाई दी कि अगर जो इल्जामात लगे हैं शाम के हवाले से और फिर जो दूसरा तशद्दुद किया गया, इस पर सईद गनी साहब ने भी कहा, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और होगी भी। उन्होंने बड़ा राइटली जवाब दिया, एक ट्रिकी जवाब दिया उन्होंने कि वी आर नॉट गिविंग द रिएक्शन ही इज आस्किंग फॉर। तो जो वो कह रहे हैं हम मान रहे हैं, तो इतना वावेला नहीं करें। ये इन शॉर्ट पूरी कॉन्वर्सेशन का कंक्लूजन था। एनीवेज वी मूविंग ऑन, एक और छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ पिक्चर्स हम देख रहे थे, तो उस पर देख के ऐसा लगा कि वो शायद फोटोशॉप हैं और फोटोशॉप से जाली तस्वीर बनाई हैं, लेकिन ना ही ये तस्वीर जाली हैं और ना ही कोई शोबदाबाजी की गई है। रूस में ये वाकई एक ऐसी जगह है जिसे झील बेकल कहा जाता है और ये उसका एक मंजर जी। और ये मंजर आप देखें कि एक पत्थर है, बहुत भारी पत्थर है, वो पानी से उठा हुआ है, मतलब वो पानी उसकी बेस है और जैसी वेव आती है तो फिर ऐसे होता है। साइबेरिया में वाकई झील पर मौसम सरमा में अजीब व गरीब खदोखाल नमूदार होते हैं और ये रूटीन बन चुकी है वहाँ पर। इनकी एक झलक यहाँ आप देख भी सकते हैं कि मौसमियाती माहिरीन का ख्याल है कि तेज़ रफ्तार हवाओं, फिर उसके अलावा बर्फ के पिघलने और दोबारा जमने से यहाँ खूबसूरत नकुश बनते हैं। और यहाँ तक कि बाज़ अजसाम पर मुजस्मा साजी का गुमान भी होता है और झील के किनारे बर्फीले हो जाते हैं और फिर वो बुलबुले की जाबजा देखे जा सकते हैं। तो आई थिंक द वाटर गॉड फ्रीज, जिसके ऊपर ये पत्थर है और वो खूबसूरत मंजर जो है वो पेश कर रहा है। और दिलचस्प बात इसमें यह है कि ऐसा लगता है कि पानी के उछलते हुए कतरों पर ये रखे हुए हैं और छोटे पत्थर जो हैं वो झील बेकल की बर्फीली टांग पर रुका हुआ है। लेकिन चूंकि ये एक मुंजमद झील है और पत्थर उसके ऊपर आ जाता है तो वह खूबसूरत मंजर पेश करता है। तो द पिक्चर्स वर वेरी गुड। बट वाकई लगता है ऐसे ना, दूर से जब देखें या पिक्चर्स देखते हैं कि पत्थर हवा में है और पानी ने उसको उठाया, और वैसे आप कहते हैं पानी तो नहीं उठा सकता। तो फिर ये बेसिकली रूस में क्योंकि हो रहा है, साइबेरिया वैसे भी बड़ा फेमस है, दुनिया की सर्दतरीन जगहों में से एक है, तो वहाँ पर इस किस्म के आपको मनाजिर अक्सर देखने में आएंगे, क्योंकि जब आप -20, 30, 40 पे चले जाते हैं तो फिर कुछ भी एक्सपेक्टेड है। दूसरी तरफ आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर बताएंगे जी, ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर एक पैर से पैदाइशी तौर पर महरूम क्वाला रीच को एक मकामी दंदान साज ने, एक डेंटिस्ट ने मसनूई पाँव लगा दिया और फिर उसके बाद वो इतना मसरूर हुआ कि वो कूदता फिर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो गई। ज़बरदस्त डिसेबिलिटी को दूर किया टेक्नोलॉजी की मदद से, और दरख्तों पर आप देखें वो चढ़ भी रहा है, उसे चलने फिरने में किसी मुश्किल का सामना नहीं है। वाइल्ड लाइफ के एक एहलकार ने बताया है कि इस क्वाला को ट्रम्फ का नाम दिया गया है, जिसका मसनूई पैर एक पड़ोसी दंदान साज ने नस्ब किया और जानवरों के एक नर्स मालिक किसान ने
2017 में न्यू साउथ वेल्स से इस कौला को बरामद किया था और उसकी माँ मर चुकी थी। वो अपनी माँ के पहलू में बस लेटा था, मतलब कोई टांग नहीं थी तो चल भी नहीं सकता था, तो इसके लिए बड़ी अब आसानी पैदा कर दी। बिल्कुल, एक अहम नन्हा सा जूता उसको पहना दिया है, अब वो फुदकता फिर रहा है, खेलता फिर रहा है और इंजॉय कर रहा है। और इसी के साथ आपको एक और खबर सुनाएंगे कि फुदकते फिरते हुए, इंजॉय करते हुए बस बहुत हो गया, अब स्कूल जाना पड़ेगा। बड़ा आया जी कल, और ये एक्चुअली ट्वीट पढ़ के शफकत महमूद साहब के मैं हंस रही थी और मैं कह रही थी लो जी, बच्चों की मौजें अब खत्म हो गई हैं, अब 5 दिन हफ्ते में स्कूल जाना। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है ना वो इससे बड़े खुश हैं, क्योंकि वो बच्चे मुझे अच्छा वैसे मुझे लगता है बच्चे भी बड़े खुश होंगे, वो भी घर रह कर तंग। नहीं, वो ऑल्टरनेट डेज में जाते थे ना, तो फिर अगले दिन छुट्टी करने का वैसे ही दिल करता था, तो वो मिल जाती थी और फिर स्कूल जाना, मतलब पेरेंट्स तो ओवरऑल देखा ना, वो कहते थे कब स्कूल खुलेंगे, ये रोज की एक जो बच्चों की छुट्टियां इतनी लंबी साल हो गया। अब खैर ये छुट्टियां अब खत्म हो गई हैं, 5 डेज अ वीक यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ओपन है। अब बच्चों के लिए भी जो रखी गई थी आसानी वो भी दूर, और ओवरऑल भी कोरोना की जो थी पाबंदियां हैं वो खत्म हो रही हैं। एनसीओसी ने बता दिया कि 15 मार्च से अब दोबारा से नॉर्मल रूटीन की तरफ आएगा। 50% जो स्टाफ है वो अब उसकी पाबंदी भी खत्म हो गई है। रेस्टोरेंट सब सिनेमास खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, लेकिन बच्चों को बुलाने की पाबंदी जो है वो 28 फरवरी को खत्म हो जाएगी और 1 मार्च से अब बच्चे मतलब मंडे से अब आपको डेली स्कूल जाना पड़ेगा और अब कोई छुट्टी नहीं होगी। और आई एम श्योर कि अब जब स्कूल खुल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो पेरेंट्स मेक श्योर करेंगे कि बच्चे एक्चुअली हर रोज स्कूल जाएं, कोई पेट दर्द कोई सर दर्द जो है वो आपका काम नहीं आएगा। बिल्कुल। और अच्छा एक चीज जब आपने बोला ना कि जी मंडे से सब लोग हर रोज स्कूल जाएंगे, अजीब सी बात लगी है, क्योंकि 1 साल से हम यही देख रहे थे कि बच्चे मतलब कभी बंद थे, कभी ऑल्टरनेट डेज पर जा रहे थे, तो अब 5 डेज अ वीक। एक चीज है इसमें अभी भी हमें देखना होगा कि स्कूल्स की ये जिम्मेदारी है कि वो एसओपीज को इंश्योर करें, क्योंकि अक्सर हमने देखा है स्कूल में बच्चों के अगर केसेस सामने आए या टीचर्स में केस सामने आए तो उसको छुपाएं मत, उसको ओपनली बताएं, और अगर कोई ऐसा केस आता है तो फिर उसको आइसोलेट करें। इससे घबराएं नहीं कि जी हमारा स्कूल बदनाम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत से स्कूल्स में सुना है और देखा भी है कि बताते नहीं है कि जी केसेस को कवर करते हैं, केसेस को ओपन करें अगर कोई ऐसा मामला है तो उसको, ताकि हमारी जो ओवरऑल सेहत है वो खराब ना हो, क्योंकि कोरोना अभी भी है, कहीं गया नहीं है, सिर्फ कम हुई है उसकी जो वैल्यूएशन। बिल्कुल ठीक। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। और अमन की जानिब एक अहम कदम आया, पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर मुत्तफिक हो गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC और दीगर सेक्टर्स पर आज से सीज फायर की खिलाफ वर्जी न करने पर इत्तफाक किया। बिल्कुल। DGISPR ने यह भी कहा है कि राब्ते के नतीजे में 2003 के जो मुआहदा था सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग पर, उस पर अब मैनो अमल होगा, उसमें अब कोई किस्म की कमी नहीं दिखाई देगी, लेकिन भारत से अक्सर ऐसे हो भी जाता था। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी कि ISPR के मुताबिक पाक भारत DGI हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से रब्ता हुआ, जिसमें LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल के हवाले से बातचीत हुई है। ISPR ने यह भी कहा कि DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के राब्ते के मौजूदा तरीक़ेकार पर मुज़ाकरात भी हुए हैं और मुज़ाकरात में देर पा और बाहमी मुफाद अमन की खातिर दोनों अतराफ का कवर इशूज़ तहफ़्फ़ुज़ात हल करने के लिए इत्तफाक हुआ है और LOC के साथ साथ दीगर सेक्टर्स पर फायर बंदी के हवाले से मुआहदों पर अमल पैरा होने का अयादा भी किया। बिल्कुल। अब ये कोर इशू पर डिस्कशन जारी रहेगी। तर्जुमान के मुताबिक मुज़ाकरात में 24 और 25 फरवरी की दरमियानी रात से बाहमी मुफाहमत पर सख्ती से अमल पैरा होने का भी अयादा किया गया है और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग से निज़ाम के जरिए किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल हल करने पर इत्तफाक भी हुआ है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ हम फिर से एक दफ़ा 27 फरवरी का भी जिक्र कर लेते हैं। 27 फरवरी तो कल है, लेकिन हमने जो आज उस पर पूरा एक सेगमेंट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड हमारा ऑफ होता है, शो नहीं होता, तो वी सेलिब्रेट दैट डे, जिसमें हमने भारत की चालाकी को, भारत की साजिश को या बदतमीज़ी को मुंह तोड़ जवाब दिया था। ना सिर्फ सरप्राइज दिया था बल्कि उनको मुंह की खाना पड़ी और ये पूरी दुनिया ने देखा। तो इस पर हम जरूर आज बिल्कुल एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत नाकाबिल तस्खीर है, इसमें कोई शक नहीं। पूरी दुनिया इसको देख भी रही है और प्रूफ भी सबके सामने है। मुल्की दिफा के लिए पाक फ़ज़ाइया की गरां कदर खिदमात हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शोरकोट में पाक फ़ज़ाइया की तकरीब से खिताब भी किया। पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले मेराज तैयारों ने PAF में शमूलियत के 50 साल मुकम्मल कर लिए हैं और एक अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता 5 दहाइयों में पाकिस्तान की जानिब से 150 मेराज 3-5 तैयारे खरीदे गए और पाक फ़ज़ाइया में पहली बार मेराज तैयारा 1956 में शामिल किया गया था। और फिर वो जिसे कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ना सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस किया, अपनी वेपन्स पर फोकस किया, अपनी तमाम इक्विपमेंट पर फोकस किया और हम वन ऑफ द बेस्ट
एयरफोर्स है इन द वर्ल्ड, और ये एक प्राउड की बात है जो हम कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। और इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान साल 2020 में जारी आदादोशुमार के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया में 70,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल, जबकि 582 जंगी तैयारे भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि साल 2030 तक पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में मौजूद मेराज तैयारों को JF-17 में तब्दील भी कर दिया जाएगा। तो ये तमाम इंडिकेशंस हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं जो डिफरेंट रिपोर्ट्स और डिफरेंट मीडिया हाउसेस के जरिए सामने आती हैं। लेकिन एक चीज़ जिस पर हमें किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो है हमारा जोश और जज्बा, वो अज़्म जो पूरी दुनिया देखती है कि किस तरीके से हमारे जवान हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, वो चाहे ज़मीनी सरहदें हों, वो फ़िज़ाई सरहदें हों या हमारी बहरी सरहदें हों। और ऐसा ही एक जवाब हमने 27 फरवरी को दिया था, जिसे 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। और पाकिस्तान हमेशा मैच्योरिटी के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ एक पूरा सिनेरियो एनालाइज करता है और फिर रिएक्ट करता है। और ये वो बात है जो हमने कही थी कि अगर अब कोई बदतमीजी की गई, कोई साजिश की गई, हमारी सरहदों में दाखिल होने की कोशिश की गई, तो भरपूर जवाब देंगे और सरप्राइज देंगे। और फिर वो सरप्राइज दिया, तो व्हाई नॉट सेलिब्रेट दैट सरप्राइज डे कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से कोई देखेगा तो वो आंखें हम निकालें। एग्जैक्टली। और भरपूर जवाब दिया, जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ भी की और उसको एक्नॉलेज भी किया, और जो झूठ था वो पाकिस्तान ने बेनकाब भी किया था। 27 फरवरी वो शानदार पाकिस्तान की हिस्ट्री में दिन है और जिसमें भारत बेनकाब हुआ, और पाकिस्तान ने भारत को जो स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन था उसकी बदौलत पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अब ये दिन कैसा था जब जिस दिन ये वाक़या हुआ, क्योंकि 24 और 25 फरवरी की रात जो हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब तो देना था और फिर बड़ा भरपूर जवाब भी दिया। अब भारत की वो साजिश, भारत की वो कोशिश किस तरह से नाकाम की पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की एयरफोर्सेज ने, अफवाज पाकिस्तान ने कैसे प्लानिंग की, किस तरह से पाकिस्तान इस पर इम्प्लीमेंट किया, इस पर हम बात करेंगे। हम खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर जुनैद ज़गारी साहब और स्क्वाड्रन लीडर आसिम जंजुआ साहब। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम सलाम। और आप लोग ही हैं और आप ही की वो डिटर्मिनेशन है जिससे हम इतने प्राउडली और इतने कॉन्फिडेंटली ना सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र करते हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड भी फील करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू गाइस आर डूइंग। एक्चुअली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपने आई वुड स्टार्ट फ्रॉम दी वर्ड कि जो आपने 50th एनिवर्सरी मेराज के बारे में एक बात की, तो मैं आपको एक चीज़ क्लैरिटी देना चाहता हूँ। वो ये है कि ऑल दो मेराज तैयारे हमारे पास पाकिस्तान एयरफोर्स में 50 साल से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 50 साल पुराने हो चुके हैं। बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर हम डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, अपग्रेड्स होती रहती हैं जो कि बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट होती हैं। तो अभी जो हमारी करंट मेराजेस की फ्लीट है, दे आर एज गुड एज न्यू एयरक्राफ्ट। सो उसके अंदर जो अपग्रेड्स हुई हैं वो आप समझ लें कि दे आर लेटेस्ट अपग्रेड्स इंटरनेशनल लेवल पे। यस, दे आर कंप्लीटली एट पार विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, आप उनको कंपेयर कर सकते हैं किसी भी मॉडर्न डे एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ। तैयारों को तो हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रेनिंग जो है ना पाकिस्तान की बेस्ट है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। ये भी चीज़ है। एग्जैक्टली आप इसका तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हमें ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, बड़ा नहीं बोलना चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक स्पेशल एक ब्लेसिंग थी कि जब उसका आपने देखा कि 27 फरवरी को जो PF का रेस्पॉन्स था उसमें और जो 26 फरवरी को इंडियन अटैक था, उन दोनों में कितना एक डिफरेंस था। वो जो एक वाज़ेह फ़र्क था वो वही फ़र्क है हमारी और इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जुनैद साहब जैसे अभी जिक्र कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर साहब कि ये पूरा जो सिनेरियो है ना, ये हमने खुद नहीं बताया, ये फ़र्क हमने नहीं बात की, हमने नहीं दुनिया को दिखाया, दुनिया ने खुद देखा। वो इंडिया की सुबकी दुनिया के सामने खुद से आई जो इस पूरे खित्ते में अपने आप को सुपर पावर समझता है, लेकिन हम जवाब देने की अहलियत भी रखते हैं और हमने जवाब दिया भी। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसा देखते हैं? 27 फरवरी ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी के लिए एक फ़ख्र का दिन तो है ही, लेकिन उस वक्त बीइंग पार्ट ऑफ दिस फोर्स क्या सिनेरियो था, क्या बताना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली 26 और 27 में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। 26 को दुश्मन बगैर बताए बहुत कोविड तरीके से आया एंड ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स वी वर ऑलवेज रेडी और हमने उनको वो नहीं करने दिया जिसका उन्होंने सोचा भी था। वेल इफ़ यू टॉक अबाउट 27 तो हमने बताया, वी इन्फॉर्म देम वील कम
सो अब आप तैयार हो जाओ जी। और दे थॉट दे आर प्रिपेयर्ड बट आई थिंक दे वर नॉट prepared. वी गेव देम अ सरप्राइज, वी टोल्ड देम वी विल गिव यू अ सरप्राइज और अल्हम्दुलिल्लाह वो सरप्राइज पूरी दुनिया ने देखा एंड मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट पाकिस्तान एयरफोर्स इज ऑल अबाउट। और सरप्राइज भी देखा और फिर जो अभिनंदन की शक्ल में प्रूफ भी देखा पूरी दुनिया ने, वो भी सबको नजर आ रहा था कि क्या हुआ था उसके। हमारी एयरफोर्स इट्स नॉट अबाउट वर्ड्स ओनली, वी बिलीव इन एक्शंस। अल्हम्दुलिल्लाह द स्पिरिट वी हैव, इस्लाम, उसकी ट्रेनिंग, एयरफोर्स की ट्रेनिंग, द अनकंडीशनल फीलिंग्स वी आर हैविंग फॉर आवर कंट्री, मेरे ख्याल में दैट इज मैचलेस एंड दैट इज व्हाट आवर एनिमी इज अवेयर ऑफ। डेफिनेटली एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स अस द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। और इस पर जब हम बात करते हैं तो आप यकीन जानिए कि कभी कभी सोच के ना ऐसे गूज़बम्स होना शुरू हो जाते हैं एक्चुअली, और मुझे लगता है ये हर पाकिस्तानी फील करता है, लेकिन सिक्योर भी उतना ही फील करता है और फिर दुआएं भी आप लोगों को उतनी मिलती हैं, बिकॉज यू गाइज आर आवर हीरोज़। आप अपनी ड्यूटीज़ जिस तरह से निभा रहे हैं, जितनी सख्त आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है। सो ये जो हम 27 के इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं, और लाइटर टोन में आपसे पूछना चाहूँगी आपकी चाय इतनी फैंटास्टिक कैसे है? ये जो एक पूरा 2 साल से जो एक फेम है पूरी इस डायलॉग में, दैट इज फैंटास्टिक। एक्चुअली फोर्स में आई वुड से कि हम पानी और जूसेस और ड्रिंक्स वगैरह कम पीते हैं और चाय पे हम जिंदा रहते हैं। बिकॉज हमें स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग और टिल लेट नाइट आवर्स, तो दिन में बार बार हमें चाहिए होती है ताकि हम अपने आप को एक्टिव रखें। तो हमारे जो लोग वो जो शेफ और जो हमारे लोग चाय बनाते हैं वो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम चाय बना के वो इतने उसमें मास्टर हो चुके हैं, लेकिन वो चाय इतनी फैंटास्टिक बन जाती है। बेचारे अभिनंदन को चाय इतनी महंगी पड़ी दैट ही हैड टू गिव मिग 21 for that cup of tea। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट था। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारी चाय पीने के लिए आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके फिर आपको आना पड़ेगा और फिर वो चाय का सामना भी करना पड़ता है, एम्बैरेसमेंट भी। जब भारत की तरफ से अगर कोई आए और इस तरह से आए, जो प्लानिंग जो उनकी थी, जो उनका इरादा था, उसका फिर तोड़ तो हमारे पास था। आसिम साहब जिक्र कर रहे थे हम स्पेसिफिकली 27 का, लेकिन इससे पहले एक वाक़यात की एक पूरी एक लिस्ट थी जो कि भारत की तरफ से होती रही है। पुलवामा का अटैक, पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया, फिर 24 और 25 की रात जो हुआ, फिर 26 को दोबारा से कोशिश की गई। तो पाकिस्तान के जो अफवाज पाकिस्तान जिस तरह से तैयार थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो गवर्नमेंट उसने बात करी थी, PAF को अलर्ट भी रखा गया था कि किसी टाइम ये हो सकता है। तो ये ज़रा बताइएगा कि भारत की तरफ से जो कोशिशें की जा रही थी वो क्या चाहता था और पाकिस्तान ने फिर उसका तोड़ कैसे बनाने? मैं आपको अगर उनका बेसिक एक एम बताऊं, ये सब कुछ करने का उनका मकसद क्या था, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि दैट वाज ऑल अ पॉलिटिकल मूव। बिल्कुल, बिकॉज उन्होंने एक पॉलिटिकल गेन अचीव करना था, इलेक्शन ईयर भी था। बिल्कुल इलेक्शन ईयर था, तो उस पॉलिटिकल एम को अचीव करने के लिए उन्होंने ये सारा पुलवामा का ड्रामा पहले रचाया, जो कि बाद में एक्सपोज हुआ कि उसमें पाकिस्तान का किसी भी तरीके से कोई उसमें अमल दखल नहीं था और वो एक सेल्फ क्रिएटेड और सेल्फ फैब्रिकेटेड एक ऑपरेशन था जो कि उल्टा उनके अपने गले पड़ गया। खैर उसको उन्होंने बेस बनाया और उसको बेस बनाने के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमला करने की बात की तो वी वर रेडी। हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि आप रेडी रहें और पाकिस्तान एयरफोर्स पाक तीनों अफवाज हम अल्हम्दुलिल्लाह वी वर रेडी एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी। ठीक है। 26 फरवरी को अर्ली मॉर्निंग तकरीबन सुबह के टाइम 3 बजे के करीब जब अंधेरा था तो हम नहीं सो रहे थे, ऑल्दो वी वर अवेक। दे प्लान्ड कि वो पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। उसमें उन्होंने 4 डिफरेंट सेक्टर्स चूज किए, स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ कराची टिल नॉर्थ कश्मीर। ठीक है। तो उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस चूज की कि हम डिफरेंट जगहों पे जाएंगे और पाकिस्तान में अटैक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने आगे से देखा कि PF का रिस्पांस कैसा है तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसको एग्जीक्यूट कर सकें। बट ये जो अटैक हुआ बालाकोट स्ट्राइक, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बताऊं, इस स्ट्राइक में उनके टोटल 20 एयरक्राफ्ट्स फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 12 मिराज 2000 जो कि एक लेटेस्ट मिराज एयरक्राफ्ट है, उसमें 12 एयरक्राफ्ट्स वो थे। उसके अलावा उनके पास 8 Su-30 थे जो कि रशियन ओरिजिन का एक 4th जनरेशन फाइटर है और बहुत
कैपेबल फाइटर है, समझा जाता है। ठीक है। अगर चलाने वाला उसको उड़ाने वाला अच्छा ट्रेनिंग हो हो तो, अगर ट्रेनिंग उसकी अच्छी हो तो। लेकिन जैसी ये ट्रेनिंग थी वो आपने देख लिया। इतना कुछ होने के बावजूद, 20 एयरक्राफ्ट होने के बावजूद, इतने ज़्यादा बॉम्ब्स उठाने के बावजूद जब वो आए और वो सिर्फ पाकिस्तानी एयर स्पेस के 1 to 2 नॉटिकल माइल, आप समझ लें कि वो 3 से 4 किलोमीटर के अंदर आए, और जब उन्होंने देखा पीएफ का रिस्पांस, आगे से पीएफ रिस्पांस कर रही है और वहां से भाग गए। Exactly. हमारी, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो उन्होंने बॉम्ब गिराए हैं, एक्चुअली वो उन्होंने बॉम्ब गिराए नहीं हैं। जब आप हमारी चूंकि एयरक्राफ्ट के ऊपर जब बॉम्ब्स लगे होते हैं और हमने अगर वहां से कहीं से वापस रिटर्न करना होता है बिकॉज ऑफ सम हरी, तो हमने अपने वो सारे लोड ड्रॉप करने होते हैं। तो इट वाज नॉट कि वो अटैक नहीं था, वो जी भाग रहे थे बेसिकली। वो भागे। जब उन्होंने पीएफ का रिस्पांस देखा तो उन्होंने, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, दरख्तों पर वो गिरा उन्होंने वो बॉम्ब्स ड्रॉप किए। और वो ड्रॉप कहाँ पे किए, वो पूरे मीडिया ने, हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने, पूरी दुनिया की मीडिया ने वो देखा, दिखाया कि वो बॉम्ब उसमें वो किसी पहाड़ी की चोटी के ऊपर गिरे हैं जिसमें 4-5 दरख्त वगैरह शहीद हुए हैं। एक डब्बा बेचारा था। कि हमने सिर्फ अपने मीडिया को ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को बोला कि आकर आप देखें और खुद आकर इस पर एनालाइज करें कि सिचुएशन है क्या। सो जुनैद साहब, जैसे अभी आसिम साहब जिक्र कर रहे थे कि ये पूरा एक प्लान था एंड वी आर रेडी एवरी सेकेंड, एज वी स्पीक वी आर रेडी। हम एक भी सेकेंड ज़ाया किए बगैर हमारी फोर्सेस जो हैं ऑन द एज होती हैं, जिन जिन की ड्यूटीज़ होती हैं वो वहाँ पर रेडी होते हैं। सो आई थिंक दैट गेव देम अ गुड मैसेज कि आइंदा वो ऐसी गलती करने से पहले 10 दफ़ा ज़रूर सोचें। एक्चुअली जी, आई वुड लाइक टू ऐड, सरासन ने जैसे बात की जी, हमारी रेडीनेस इज राउंड द ईयर, वी डोंट रिक्वायर अ थ्रेट, You're always prepared. मतलब अभी भी एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया जाता। मैं आपको बिल्कुल बताऊं, एयरफोर्स इज अबाउट सेकंड्स, इट इज नॉट अबाउट मिनट्स। व्हेन वी टॉक, हम बात करते हैं 2, 3, 4 सेकंड्स, वी विल नेवर टॉक अबाउट मिनट्स। बिल्कुल। तो एक चीज तो क्लियर है जी, एयरफोर्स इज ऑलवेज रेडी एंड इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, ईदर इट्स ईद और इट्स न्यू ईयर और इट्स एनी ईव, संडे, नो, we're always prepared 365 days 24/7 24/7 and secondly if I talk about 26th, तो 26 को दे मेड मल्टीपल अटेम्प्ट्स। उनको लगा 400 किलोमीटर में किसी जगह से थोड़ा सा नैरो रास्ता बना के जाना वुड बी सिंपल लेट नाइट आवर्स में, बट आई मस्ट टेल यू इट वाज नॉट सिंपल, इट इज नॉट सिंपल एंड इट विल नेवर बी सिंपल। वी वर रेडी, वी वर अलर्ट, वी गेव देम अ रिस्पांस, और शायद उस रात को भी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट दे शुड बी थैंकफुल टू अस। We gave them a chance कि okay, now it's our turn. And yes, हमने प्रूव किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसको बताने के लिए we don't need words, पूरी दुनिया ने देखा and it's proven all over. इसमें कोई शक नहीं, प्रूवन है। आसिम साहब, जिस तरह से जुनैद साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि ये प्रूवन है, हमारी ट्रेनिंग, हमारा रिस्पांस, एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट थी कि हमने रिस्पांस किया, जो स्विफ्ट रिटॉर्ट था वो रिस्पांस था। बेसिकली हमारी जितनी ताकत होती, कहते हैं ताकत के साथ सब्र भी होना चाहिए, तो अकल भी होनी चाहिए। तो अब पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान बड़ी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की और हमेशा रिस्पांस की बात की है, अटैक की बात कभी नहीं की। इसको आप कैसे देखते हैं ओवरऑल जो दुनिया में इसका रिस्पांस आया? हमारी हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि हम वी आर नॉट एग्रेसर्स, कि हम इस तरह का कोई एक्ट नहीं करेंगे जिससे किसी मुल्क की सोवरेनिटी को चैलेंज किया जाए, बिकॉज वी आर ए पीस लविंग कंट्री। बेशक। और हम ये चाहते हैं कि हम लेकिन इस बारगेन में हम अपनी सोवरेनिटी को भी चैलेंज नहीं करने दें, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो उसके लिए ये जो आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ये प्लानिंग एक एक्शन हो गया, उसके रिएक्शन में अगर कोई काम होना है तो उस एक्शन के बाद हम ये प्लान नहीं करते। हमारे ऑलरेडी ये प्लान्स बने होते हैं, हमें पता होता है कि खुदा न खास्ता अगर कि ये एक्शन हो गया, सो व्हाट वी हैव टू डू। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप स्विफ्ट रिटॉर्ट पे गौर करें तो इसका मतलब क्या है स्विफ्ट रिटॉर्ट, कि आपने इमीडिएटली कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो आपने वो जो आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स है, उसकी हमारी ब्रीफिंग, उसकी हमारी प्लानिंग, उसकी सब कुछ वो ऑलरेडी प्लान हो चुका होता है, हमने सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो एग्जीक्यूशन के लिए हमें वर्ड गो रिक्वायर्ड होता है। जैसे ही हमें हमारी अथॉरिटीज़ ऑर्डर करती हैं, आप तो रेडी पहले से होते हैं, वी आर ऑलवेज रेडी, तो हम फौरन से वो अपना जो हमारा प्लान होता है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक दुनिया की अगर हम बात कर रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट फोर्स भी है, वेल इक्विप्ड भी है, वेल ट्रेन्ड भी है, लेकिन इसके बावजूद
जो आपने अकल की बात की उससे मुझे एक चीज याद आ गई कि जब अभिनंदन गिरा वहां पर पूरा उसका तैयारा भी टूट गया और वो गिरा तो मकामी लोगों ने उसे पकड़ा और उसे मारना शुरू कर दिया, वो वीडियोस भी आई। बट जैसे ही हमारे जवान वहां पहुंचे, दे बिहेव सो मैच्योरली, वो उनको उस मॉब से बचाते हुए अभिनंदन को लेके गए और फिर एयरफोर्स मेस के अंदर जैसे उसे ट्रीट किया गया, दैट वाज वेरी मैच्योर ऑफ यू गाइज। और वो जो एक मैसेज पूरी दुनिया में गया उसमें, वो भी बड़ा मैटर करता है। जुनेद साहब, ये कितना मैटर करता है कि ताकत रखते हुए अपने एग्रेशन को कंट्रोल करके दूसरे को बताना कि हाँ जी अब हमने आपको पकड़ ली है, अब हम आपको छोड़ भी देंगे, चाय भी पिलाएंगे, लेकिन अपनी गलती तस्लीम करके जाए। जी पहले बताया बड़ा दिल है। हाँ जी, बड़ा दिल है और हम हमेशा से बिलीव इन एक्शन। सिर्फ एक अभिनंदन को गिरा लेना, उसको अपने पास रखना हमारे लिए वो बहुत वी नेवर रिक्वायर्ड कि हम उसको मारे पीटे कुछ ऐसे करें। सो द पॉइंट इज व्हेन ही एंटर्ड वी गॉट हिम। वो हमारे मुल्क में आके फ्रीली घूम के वापस जा नहीं सका, दिस वाज आवर विक्ट्री। बिल्कुल मीडिया पे आके किसी को बुरा भला कहना ऐसा, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। हम बड़े दिल वाले लोग हैं। इंडिया ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि ही वाज आवर स्पाई या वो तो इसीलिए गए थे, वो तो ऐसा अटैक कुछ हुआ ही नहीं था। They tried to hide it, और उन्होंने अपने ही तैयारे के कुछ पार्ट्स को कहा कि हमने पाकिस्तान का तैयारा गिरा दिया और हमने बेसिकली कामयाबी हासिल की। They wanted to twist it, बट फिर इंटरनेशनल मीडिया के बाद में उनको चुप हमें अपनी विक्ट्री बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 27th proved everything was obvious। अभिनंदन was with us, हमारे साथ था, he spent time with us। Did you meet him? No, you didn't। no। आपकी मुलाकात हो सकी, आपकी पोस्टिंग्स कहीं और थी। अच्छा, तो I think that was enough। उससे ज़्यादा कुछ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी और शायद चाय पिलाना हमारा फ़र्ज था। वेलकम, हम दोबारा आपके एक म्यूजियम में, आई एम नॉट श्योर वो कौन से वाला म्यूजियम है, लेकिन वहाँ पर एक रसीद लगी हुई है उस पर्टिकुलर मेस की, एक चाय का कप और नीचे प्राइस पे रुपीस में लिखा हुआ है MiG-21। सो दैट इज एन अमेजिंग जेस्चर कि ये एक अच्छी चीज़ है कि हमने ये वॉर ट्रॉफी और अभिनंदन से जो रिकवर्ड हुई थी चीज़ें, लाइक उसको कवरऑल, पिस्टल, मैप्स, ये हमने PF म्यूजियम शाहराह फैसल कराची में ये हमने प्रिजर्व की हुई हैं फॉर आवर जनरेशंस टू कम, कि वो इस चीज़ को देखें और इससे इंस्पायर हों कि दिस इज़ व्हाट वी आर। कि हमारे अगर घर पे कोई हमला करेगा, कोई अटैक करेगा, तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और जो बात आपने उसको आपने एक बात कही कि अभिनंदन को हमने छोड़ दिया और उसको बड़ा दिल का एक अच्छा जेस्चर था और हमने बड़ेपन का मुजाहरा किया, तो मैं इस चीज़ को लिंक करूँगा अपनी वो हिस्ट्री के साथ जो हमारी बेसिक्स हैं मुस्लिम्स की, कि आपको याद होगा कि फतेह मक्का के मौके पर बिल्कुल जो कैदी थे उनके साथ क्या सलूक किया गया था। तो ये एग्जैक्टली वो हिस्ट्री रिपीट हुई है कि हमने क्योंकि हमारी वो बेसिक है, ठीक, हमने वहाँ से सीखा, हमारी वहाँ से तरबियत हुई, हमने अपने कैदी के साथ, जंगी कैदी के साथ कैसे सलूक कर, और वो अप्रिशिएट हुआ है पूरी दुनिया में, हर एक ने कहा है। ये अलग बात है भारत उसको कैसे रिएक्ट करता है, अपनी आवाम को कैसे बताता है कि नहीं ये नहीं हुआ, लेकिन सबको सामने है, सच है। इंडियन मीडिया अपनी कौम को तो बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को तो नहीं, बहुत इजीली बना सकता है, लेकिन वो पूरी दुनिया को तो नहीं बना सकता। दुनिया को तो फैक्ट्स चाहिए होते हैं कि भाई आप यू आर क्लेमिंग कि आपने PF का एक जहाज गिराया है, तो क्या कहाँ पे है, उसका पैकेज किधर है, उसका मिसाइल जो दिखा रहे हैं वो भी जिन्होंने बनाया उन्होंने कह दिया ये इधर के नहीं है, ये गलत है। अच्छा ये जी अब मैं ये कह रहा था कि जिसने आपने कहा कि अपनी आवाम को बेवकूफ़ तो बना सकते हैं, एक और तरीके से वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। आजकल बड़ी खबरें भी आती हैं, जी हमने राफेल ले लिया, अब हमारा पूरी दुनिया में किसी से मुकाबला नहीं है। बात तो फिर वही है कि ट्रेनिंग क्या है या नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे आपने ये पहले भी कहा था कि असल तो मेट्रो ट्रेनिंग करती है। देखें जी, मुझे एक सख्त बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन चलें कर देता हूँ। वो कहते हैं कि बंदर के हाथ में अगर माचिस दे दें तो वो पूरे जंगल को आग लगा देगा। तो ये बात नहीं है, ये एक्यूरेट है। ये ऐसा है कि अगर उनके पास राफेल आ गए, आप ये देखें कि राफेल से पहले भी उनके पास ये नहीं है कि उनके पास कोई गदा गाड़ी थी, उनके पास अच्छे एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज कि सिर्फ एयरक्राफ्ट होना वो मैटर नहीं करता, उसकी मेंटेनेंस, कि उसको हमने मेंटेन कैसे करना है, उसको वॉर रेडी कैसे बनाना है, फिर उसके ऊपर हमने अपनी ट्रेनिंग कैसे हमने अचीव करनी है, और हमने वो स्टैंडर्ड कैसे मीट करना है कि हम
इसको फुली इसकी पोटेंशियल के साथ हम उसको एम्प्लॉय कर सकें। राफेल तो ले लिए हैं, अब उसको चलाएगा कौन? उनको ट्रेन कौन करेगा? अब वो फ्रेंच ही आके वो उड़ाएं तो उड़ाएं, क्योंकि उनके पास की तो बात नहीं है। बिकॉज इक्वली कैपेबल एयरक्राफ्ट वाज Su-30, जिसका हशर आपने क्या पूरी दुनिया ने देखा कि Su-30 का हशर क्या हुआ। जैसे अभी आप ये जिक्र कर रहे हैं कि हम अपनी हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, जाते जाते मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये इंस्पिरेशन तो हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री से भी मिलती है, जहाँ पर एयरफोर्स ने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं। एयरफोर्स के बहुत से हीरोज़ हैं जिन्होंने शहादत का रुतबा ना सिर्फ पाया बल्कि रिकॉर्ड्स कायम किए, और दुनिया उनके आलम का जिक्र कर लें आप, और राशिद मिनाज का जिक्र कर लें, मतलब इतने नाम हमारे हिस्ट्री में हैं। तो एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए आपकी इंस्पिरेशन क्या थी और आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? मेरी तो स्पेसिफिकली मैं अपनी बात अगर करूं तो बचपन से ही हमें इस चीज़ का शौक़ था। बिकॉज एट दैट टाइम हम जब ये 7 सितंबर को PF एग्जीबिशन होती थी, फिर 23 मार्च को, 14 अगस्त को जब वो एयर शोज़ हुआ करते थे, तो बचपन में छोटे होते हुए जब ये फाइटर एयरक्राफ्ट स्पेशली F-16 को देख के बड़ा ऐसे जज्बा पैदा होता था कि इंशाल्लाह एक दिन हमने मिराजेस F-16 सब कुछ मैंने फ्लाई कर लिया है। जबरदस्त। और जुनैद, आप इंस्पिरेशन? When I was a kid, I was used to go exhibitions पे with my father because he was used to be invited there. तो वहाँ पे मैं देखता होता था एयरफोर्स ऑफिसर्स को, एयरक्राफ्ट्स खड़े हुए, एंड बड़ा इंस्पायर होता the way they used to move, जिस तरह वो बात करते थे, the way they used to carry, and then again cause बहुत अच्छा था। I think अगर आपने कुछ करना है और इस कॉज के साथ if you're doing it, तो इससे अच्छी चीज़ कोई हो नहीं सकती। अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। So despite of many heroes जो हमारे हैं, वो obviously they are an inspiration। और साथ जो 7 सितंबर है ना, उसने अहम रोल अदा किया आपके लिए। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। एक लास्ट थिंग, मैं जाने से पहले, क्लोज करने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि जो हम फोर्सेस वाले हैं, PF, आर्मी, नेवी, हम लोग ही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और हम ही पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, यस, बट ये काम जो है वो हर पाकिस्तानी कर सकता है। बिल्कुल। अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो वो अगर अपनी ट्रेड अच्छी करे, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर कोई डॉक्टर है तो वो भी पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, लॉयर है, मीडिया पर्सन है, अगर वो अच्छी रिपोर्टिंग करे, पाकिस्तान के हक में रिपोर्टिंग करे, इसी तरह जो प्रोफेशन, जिस बंदे का जो भी प्रोफेशन है, अपने प्रोफेशन को अगर वो अच्छे तरीके से वो बेसिकली इनडायरेक्टली डायरेक्टली पाकिस्तान की सर्विस है, पाकिस्तान की आवाम की। वी कैन ऑल प्ले आवर रोल्स, ये बड़ा ज़रूरी है। और आपने ये बात आज के दिन के मुनासिब से मैसेज भी दे दिया। वेल, थैंक यू सो मच आप दोनों का, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आई रियली होप कि आप लोग इसी तरह से पाकिस्तान को सर्व करते रहें, और आप लोगों की वजह से हम सिक्योर महसूस करते हैं। थैंक यू सो मच जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रेक, फिर आते हैं। नाज़रीन, हम हमेशा जिक्र भी करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम प्रमोट भी करें पाकिस्तान का वो चैनल जो कि पाकिस्तान का नाम आगे फ़ख्र से बुलंद भी करवाता है, पाकिस्तान की कौम को जो है ना मज़ीद खुश करता है कि वाकई हमारे यहाँ पर ऐसे नौजवान हैं टैलेंटेड, चाहे वो मार्शल आर्ट हो, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में हो, कि ज़बरदस्त काम करते हैं। बिल्कुल। और आपने नौजवानों का जिक्र किया तो मैं तो कहूँगी हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं, और ऐसे अपनी एज से बड़े काम करते हैं कि फिर उनको अप्रिशिएट करने का दिल करता है। तो हमारे साथ आज ऐसे ही एक टैलेंटेड नौजवान बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त टेक्निकल काम किया है जी। छोटे ट्रैक्टर्स, लोडर्स और पिकअप्स के मॉडल बनाए हैं। ये कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, इट्स अ स्मॉल मॉडल, और रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड हैं ये। और जितने ज़रूरी इस्तेमाल के लिए चीज़ें होती हैं, आलात होते हैं, उनको एक्चुअली ये ऑपरेट करके मतलब मिनी मॉडल की तरह दिखाते हैं। और इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इन्होंने खुद पैसे जमा करके खुद ही बनाया है, इन्वेस्टमेंट भी खुद ही की है, और इसके इंजीनियर भी ये खुद हैं। तो इनसे हम मुलाकात कराते हैं जी आपकी। वॉरबटन फैसलाबाद के करीब मोहम्मद आमिर। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आमिर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बड़ी ज़बरदस्त आपके मॉडल्स हमने देखे हैं फील्ड पर चलते हुए, रिमोट कंट्रोल कैसे कर लिया आपने? बड़ा ज़बरदस्त काम है ये जी। ये मैंने खुद किया, बड़ा खूबसूरत काम किया है। पैटर्न बनाता हूँ जैसे
आमिर, आप 9th क्लास में पढ़ते हो और ये काम जो है इतना आसान नहीं है। पूरा एक जैसे कहते हैं ना कि एक मैकेनिकी है पूरी, इसके अंदर पूरी टेक्निक्स है, पूरी इंजीनियरिंग है इसके अंदर। तो कैसे ये, कहाँ से सीखा, किस तरह आइडिया आया, थोड़ा सा बताओ। ये हमारे बड़े हैं, मैंने कहा ये छोटे तैयार कर, ये बड़े लगाते हैं, इनकी हिम्मत होती है। छोटों की हिम्मत के लिए मैंने सोचा कि इनकी शक्ल में ये छोटे ट्रैक्टर हो, जैसे बड़े लगाते हैं उसी शक्ल में ये छोटे जोर लगाए, इसलिए मैंने ये छोटे बनाने शुरू किए। मुझे शौक था शुरू से, तो मैं बड़े भी बना सकता हूँ, मतलब किसी भी तरह का मैं कोई भी चीज बना सकता हूँ। डाला बनाया मेरे भाई का था, मैंने उसकी शक्ल से देख के ये छोटा बनाया। जैसे हमारे ट्रैक्टर बड़े होते हैं उनकी शक्ल में मैंने छोटे बनाए भी। ये बहुत जैसे उनकी पावर है उसकी पावर सेम टू सेम इसकी पावर की है मैंने। जबरदस्त, वेरी नाइस। आमिर, आपने ये इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा जबरदस्त काम किया है और इसमें जो आपकी लगन थी वो भी नजर आ रही है, जो आइडिया था वो भी बड़ा जबरदस्त है। बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली की तरह बिल्कुल वो काम भी कर रहे हैं, काम भी कर रहा है। वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एरिया की पूरी वो उसको उसकी मिट्टी उठा भी रहा है। हाँ। और फिर वो खुदाई जो एक पता नहीं क्या कहते हैं उसको, लेकिन वो भी कर रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये लोडर के तौर पर भी रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल। आमिर, ये बताएं कि आपने ये जो बनाया है इसकी कोई महारत, आपने कहा जी मैं बड़ों से हासिल किया है, लेकिन जो पैसा खर्च हुआ है वो तो ये सुनने में आया कि जी आपने खुद खर्च किया है, तो काफी देर से लगता है पैसे जमा कर रहे थे आप। जी, वो जो पॉकेट मनी मिलती है उससे कुछ जोड़ जोड़ के कुछ खा लेता था, कुछ मैंने जमा कर लेता था। जब ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती थी, ये मेरा भाई है बड़ा, वो मुझे दे देता था, जितने पैसे तुझे चाहिए तू ले ले। मैं वो पैसे जमा करके कोई भी चीज खरीद के लानी, परचेज करके, मतलब जो दिल चाहता था मैं वो बना लेता था। मुझे बनाने का शौक है, शुरू से मैंने ये बनाता आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो मैं कुछ और बना सकता हूँ, कोई मेरे लिए मुश्किल नहीं है। सही। आमिर, आपने ये कहा कि जिम्मेदारों की जो है उनकी मुझे सपोर्ट करने का दिल करता है, जिम्मेदार जो है उनकी सपोर्ट की जाए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आमिर, अब ये बताएं कि ये आपने कहा कि जितना बड़े ट्रैक्टर की पावर है उतनी इसकी है, ये छोटे मॉडल्स जो हैं आपने तैयार किए हैं, अब आपका एम क्या है, आप क्या करना चाहते हो? ये मॉडल आप लोगों को दिखा तो सकते हो, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस तरह से प्रैक्टिकल नहीं है और ना ही ये अभी उस तरह से सवाल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर बनाओगे तो वो यूटिलाइज भी होंगे। आपका एम और फ्यूचर प्लान क्या है? जी जी, वो मैं कर सकता हूँ। बड़े भी मेरा दिल करता है, जैसे ये छोटे हैं इनकी शक्ल में बड़े भी तैयार किए जाएं इसी तरह के जिम्मेदारों को पैदा हो, उनके लिए अच्छी से अच्छी चीज बनाऊं, कोई उनके लिए आसानी पैदा हो, जिम्मेदारों के लिए अच्छी से अच्छी चीज बने। लेकिन आमिर, ये ट्रैक्टर्स वगैरह तो ऑब्वियसली बड़े साइज में तो अवेलेबल भी हैं जिम्मेदारों के लिए और वो इस पर यूज भी करते हैं, कमर्शियली जो चीजें हैं। आपका जो मॉडल होगा जो आप बनाएंगे उसमें क्या खास बात होगी? क्या उसका खर्च कम होगा या टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा बेहतर होगी? खास बात यही होगी कि वो मैं खुद तैयार करूंगा ना, मैं वो बड़े भी जो हैं वो बड़े दूसरों की कीमत में कम होंगे, अच्छे होंगे, चलने में भी थोड़ा अच्छे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो क्या आपने आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है? आपका इरादा है कि आप मैकेनिक्स में जाओ और एक्चुअली इसकी बाकायदा पढ़ाई भी करो? पढ़ाई भी करो और मैकेनिकल में भी जाऊं इंशाल्लाह। इंजीनियर करना है। जबरदस्त। मोहम्मद आमिर, आप काम कीजिए इसी तरह और बहुत टैलेंटेड काम किया आपने। मोहम्मद आमिर, आपका शुक्रिया। एक चीज़ उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी कि कॉस्ट भी कम और इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी और सबसे बढ़ के मेड इन पाकिस्तान होंगे। तो इससे आगे क्या है जी, हमें ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। मेड इन पाकिस्तान होगा तो जाहिर है फिर सस्ता भी मिलेगा और उनका एम भी यही है कि वो इंजीनियरिंग भी करना चाहते हैं, इसको आगे लेकर भी चलना चाहते हैं। बट आई थिंक एट दिस एज इफ ही इज दैट टैलेंटेड एंड यू नो हैविंग दिस थॉट कि ये करना है मैंने क्लियर वर्जन, तो फिर मेरे ख्याल से उनके लिए आसानी होगी। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत सी मौलिक बीमारियां हैं जिसमें पाकिस्तान में चाहे वो जिक्र हम करें अगर कैंसर का, इसके अलावा हार्ट की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन एक बीमारी इसका जिक्र 90s में बहुत ज़्यादा हुआ और ग्रेजुअली थोड़ा कम हो गया क्योंकि कुछ अवेयरनेस ही गवर्नमेंट की तरफ से, इसका इलाज भी बड़ा बेहतर किया गया, इसके हवाले से कैंपेन्स भी बहुत बेहतर चलाई गई, लेकिन इसमें मज़ीद काम करने की भी ज़रूरत थी। वो बीमारी है जी एड्स, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये एड्स ला इलाज है। बिल्कुल, लेकिन फिर इस बीमारी के बारे में लोगों ने बात करना छोड़ दी, लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे अछूत
चूंकि बना लिया था, तो पीपल डिडंट कम फॉरवर्ड। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम या HIV वो पॉजिटिव है भी, तो उसने गवर्नमेंट के ऊपर या सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिया, अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर जो है वो फोकस करना शुरू कर दिया कि मुझे किसी को नहीं बताना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ऑल्दो मेडिसिन अभी भी फ्रीली अवेलेबल हैं, एड्स प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, और अब ऐसी एडवांस मेडिसिन आ गई हैं जिसको अगर आप इस्तेमाल करते रहें तो ना सिर्फ आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होता है, बल्कि इसके साथ साथ आप एड्स ट्रांसमिट करने वाले वायरस को नकारा कर देते हैं कि आपके अंदर तो वो वायरस रहता है, HIV और एड्स आपको रहता है, लेकिन आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर आप वो मेडिसिन लेते रहें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है बुजुर्ग? प्रॉब्लम वहां आती है जब पेशेंट्स या तो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते, या मेडिसिन लेने नहीं जाते गवर्नमेंट सिस्टम की तरफ, या सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि आप डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाते, लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनको एड्स है या तो इस सबके लिए जरूरी है कि अवेयरनेस हो। अवेयरनेस इसलिए जरूरी है क्योंकि अवेयरनेस की वजह से फायदा क्या होता है कि एक तो यही बात कि आपके पास सबसे ज्यादा प्राइवेटली अगर हॉस्पिटल्स में मेडिसिन जरूरी हो तब आपको अवेलेबल होनी चाहिए। फिर इसके अलावा ये कहना कि ये अछूत नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपको अवेयरनेस हो कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है। लोग अब मेडिसिन इसकी यूज़ करेंगे तो ये बेहतर होगा, अगर मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने अब एक बेहतर अवेयरनेस प्रोग्राम ये बनाया कि 12,000 अफराद एड्स के यहाँ पर जब मरीज थे तो पंजाब के 36 अजला में HIV सेंटर कायम किए गए, इंसाफ मेडिसिन कार्ड जारी कर दिए गए हैं, और इसके अलावा अब एड्स की जो मेडिसिन है वो प्राइवेटली भी अवेलेबल होगी, जिससे ज़्यादा ये फ़ायदा होगा कि एक तो वो फ्री होगी, और फिर जो महंगाई की आप जिक्र कर रही थी कि महंगाई होती है और फिर मेडिसिन जो है वो महंगी मेडिसिन आप अफोर्ड नहीं करते, तो इसकी वजह से ये फ़ायदा होगा कि आम जो पेशेंट्स हैं, जिसमें सिंध में, पंजाब में, KP में, जहाँ पर भी पेशेंट्स हैं, वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि खुसूसन ये पंजाब हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है और ये बड़ा अहसन इकदाम है। इसमें हमारी जो सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस हैं, उन्होंने बड़ा इसमें अहम किरदार अदा किया, पंजाब हुकूमत ने बहुत अहम किरदार अदा किया। और वो जो 90s के हम एरा में अगर हम याद करें, जब हम इस तरह कमर्शियल्स भी देखते थे, सीरियल्स भी देखते थे, तो यही जिक्र होता था कि जी एड्स लाइलाज है, और इससे लोगों के अंदर जो अवेयरनेस थी इसकी वो यही थी कि शायद किसी शख्स से इसको ट्रांसमिट जो होती है बड़ी इजीली हो जाती है। फिर इसमें इंसानी जिस्म में एड्स की अलामात कितने अरसे बाद ज़ाहिर होती हैं ये भी नहीं मालूम होता था। फिर ये भी कि क्या एड्स मच्छरों या हजाम, यानी कि अगर आप कहीं पर सैलून में गए हैं तो वहाँ पर उस तरह से लाक होता है, ये भी सवालात उठाए जाते थे। फिर किस तरह पता लगे कि किसी शख्स पर हमला आवर हो चुका है एड्स वायरस, ये तमाम चीज़ें थी जिस पर लोगों को बात करनी चाहिए थी। गवर्नमेंट इस पर बात कर रही है अब, और ओपनली बात कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है, इस पर जिक्र किया जा रहा है। इंटरनेशनली एड्स बहुत मिली, क्या काम उतना हुआ? ऑब्वियसली इस पर क्वेश्चन मार्क है। अब तक क्या काम किया जा चुका है, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन आइंदा का प्लान क्या है, ये एटलीस्ट हमें नजर आ रहा है। पंजाब हुकूमत आइंदा एक बेहतर प्लान के साथ इस एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को लेकर आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से कि गैर महफूज इंतकाल खून से भी एड्स फैलता है, और अद्वियात के जरिए वायरल लोड जो है उसको कम किया जा सकता है। तो यानी कि मेडिसिन अगर आप यूज करेंगे तो ये जो लोड है, जैसे आप पहले जिक्र किया, इससे हमें कमी आएगी और बेहतर जिंदगी एक जो एड्स का मरीज है वो गुजार सकता है। बिल्कुल सही। और जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अगर गवर्नमेंट मेडिसिन मुफ्त फराहम करेगी तो आसानी हो जाएगी और लोगों का एतमाद बहाल होगा, और लोग जो हैं वो उस सिस्टम के तहत अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को इंटैक्ट रखे हुए जो है इस सिस्टम का हिस्सा भी बन जाएंगे, और उनको मेडिसिन मिलती भी रहेंगी। जी, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि अब इसका जो ये बात, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया कि ये कहना कि एड्स लाइलाज है, अब ये जो एक स्टिग्मा था, एक ये जो ट्रॉमा था कि अगर कोई शख्स एड्स का शिकार हो गया तो वो फिर अब जिंदगी से आइसोलेट हो जाए, कुछ भी नहीं हो सकता, इस चीज़ से हम बाहर निकल गए। इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, ये फ़ायदा होगा कि जब मेडिसिन अवेलेबल होगी तो आसानी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो पेशेंट्स थे उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, और जो उनके इर्द गिर्द लोग रहने वाले हैं वो भी अपने आप को महफूज कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये इस तरह से ट्रांसमिट नहीं होती, किसी ने किसी को हाथ लगा लिया तो उसको एड्स हो गया। ये जो गलत फहमियाँ हैं, ये गवर्नमेंट का काम था दूर करना, इस पर बहुत अच्छी बात है, काम हो भी रहा है। बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी के लिए, और अगली स्टोरी हमारे आज के दो इंटरेस्टिंग मैचेस हैं, जिसमें मेरी और अबूजर की टीम तो आज खेल ही रही है। मेरी और अबूजर की टीम जो हमने मली हुई है ना, जैसे हमने चूज की हुई है वो, लेकिन उनका आपस में मुकाबला नहीं है, और मुकाबला है जी लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स।
एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। कोयटा और पेशावर का मैच अब कैसा होगा ये तो मतलब शाम को है और मुल्तान सुल्तान तो लाहौर कलंदर का पहले जिक्र करते हैं जी। लाहौर कलंदर में जिस तरह से राशिद खान का जिक्र कर रहे थे कि अफगानिस्तान से उनको वापस बुलाया गया क्योंकि कमिटमेंट्स हैं, ये पीएसएल का तरीकाकार है कि अगर कोई प्लेयर की कमिटमेंट्स है नेशनल टीम के साथ तो वापस जाएगा और रिप्लेस हो जाएंगे कोई और इंटरनेशनल प्लेयर। तो ये तो एक इशू खत्म हो गया आपका कि जी राशिद खान नहीं था तो ये हो गया तो वो हो गया। अगर आज कुछ आपके अगेंस्ट आ जाता है रिजल्ट तो इसमें आपने ये नहीं कहना कि जी राशिद खान नहीं था तो ये हो गया। नहीं आएगा, इंशाल्लाह नहीं आएगा। आपके बाकी प्लेयर्स भी बड़े जबरदस्त हैं और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर कलंदर की टीम बड़ा अच्छा खेलेगी। 2 मैच ऑलरेडी जीत चुकी है, आज का होने वाला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुल्तान सुल्तान जो है वो कैसा खेलेगी, शाहिद आफरीदी उसमें क्या रोल अदा करते हैं? मुल्तान सुल्तान वुड बी अंडर प्रेशर क्योंकि वो अपने 2 मैचेस जो है वो उस तरह से अचीव नहीं कर सके गोल, और मुल्तान सुल्तान से जो एक्सपेक्टेशंस थी खासतौर पर पिछले पीएसएल के कंपैरिजन में तो वो आप देखें कि वो थोड़ी ज्यादा थी। मुल्तान सुल्तान को तो ऐसे लग रहा था, आपने याद है ना ये फाइनल नहीं हो रहा था तो कोविड पे उन्होंने कहा कि ट्रॉफी दे दें, दे ही देनी चाहिए मुल्तान सुल्तान को। अच्छा खेल रहे थे लेकिन अभी तक उनकी वो वाली परफॉर्मेंस वापस नहीं आई है, वो नजर नहीं आ रही अपनी उस फॉर्म में, उस वाली फॉर्म में। अच्छा, मुझे ऐसे लगा कि जो लास्ट मैच था जिसमें 190 भी करके 193 करके भी हार गए तो वो बेसिकली अब थोड़ा सा पिच, थोड़ी सी कंडीशंस, ये चीजें मैटर कर रही है। टीम वो अच्छा खेल रही है, टीम अच्छा खेल रही है लेकिन लक साथ नहीं दे रही ना, लक साथ नहीं दे रही। एग्जैक्टली, देखिए 197 अचीव कर लिया और मुल्तान सुल्तान हार गए। सो 193 से ऊपर उन्होंने 197 ही कर लिया था, 4 भी नहीं किया, डायरेक्ट 197 कर लिया। फिर पेशावर ने भी अचीव कर लिया। एग्जैक्टली, ये सारे जो बड़े स्कोर के मैचेस होते हैं ना उसमें मैंने देखा था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच 200 प्लस अचीव हो रहा है जी, न्यूजीलैंड ने कर लिया 200 प्लस। मतलब T20 में बॉलर्स को पिटाई और छक्के मारना ये नॉर्मल एक ऐसा ना सीन बन गया है कि बॉलर्स को अगर आप पिटाई हो रही है, छक्के पा रहे हैं तो लोग जो है ना खुश होते हैं, देखिए जी एक और छक्का। तो बेसिकली ये छक्कों और चौकों की गेम है T20 खासकर, तो इसमें स्कोर अगर 200 भी हो जाए तो परेशान नहीं होना। चौके ना लगे, अब मजा ही नहीं आता ना, तो स्क्रीन पर देखने का ना स्टेडियम में देखने का। अब स्टेडियम में भी 50% शायकीन जो है वो जा सकेंगे तो शोर शराबा हल्ला गुल्ला थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन एसओपीज को फॉलो करते हुए होगा। अच्छा, इसके साथ साथ आज के जो 2 मैचेस हैं उसमें 2 टीम्स कॉन्फिडेंट है, दूसरी टीम बाकी 2 टीम करना होगा। एक टीम लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी थोड़ी कॉन्फिडेंस में होगी, उनका प्रेशर थोड़ा कम होगा। मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स, खास तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो थोड़ा अंडर प्रेशर होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज जो है ना वो थोड़ा। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर कितने अंडर प्रेशर होंगे ना, सरफराज अहमद से हमें आइडिया हो जाएगा क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैच में कप्तानी की उसका जिक्र हुआ, बल्कि हमारे शोएब जट जो एंकर हैं उन्होंने तो कहा कि सरफराज का ये स्टाइल है, हमेशा से वो अग्रेसिव रहे हैं। लेकिन उस दिन मैं जब मैच देख रहा था सरफराज की जो एग्रेशन था एज अ कैप्टन, उस पर कमेंटेटर्स भी जिक्र कर रहे थे कि सरफराज थोड़े से अग्रेसिव नजर आ रहे थे। सरफराज का जो स्टाइल था वो थोड़ा सा हमें ऐसे लगा कि थोड़े से खफा नजर आए, एक मिस फील्ड पर, एक छक्के पर, एक चौके पर, वो बड़े खफा बॉलर्स के साथ हो रहे थे। फिर रिएक्शन भी बॉलर्स की तरफ आपने जिक्र किया, उस्मान शनवारी थोड़े से आगे से रूड किया। मुझे तो लग रहा था वो बॉदर ही नहीं कर रहे, ऐसे नहीं होता घर में अपनी डांट रही होती है ना तो आप अपने काम करते रहते हैं, आप ज्यादा देखते नहीं है, सुनते नहीं है। बहरहाल जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बड़ा टफ कंपटीशन है जी, टाइम का भी कि हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है और आज मैचेस का भी। तो पहले मैच का जिक्र कर लेते हैं, लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान, किसको जीतता हुआ देख रहे हैं आप? लाहौर कलंदर से तो नहीं लग रहा मुझे, देखिए जरा गौर कीजिए दोबारा इस पे। लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। जी, आज 2 मैच हैं, कोयटा और पेशावर, और मुल्तान सुल्तान तो लाहौर कलंदर। जस्ट मैं जरा कंफर्म कर लूं इसको। जी, लाहौर कलंदर, यस। किससे बात करना चाहेंगे आप? ये मैं बता देता हूँ आपको कि लाहौर कलंदर जो है वो अब तक तो यानी फुल चार्ज बैठी है और उन्होंने अपने सारे मैच जीते हैं और उनकी बैटिंग बहुत शानदार है जी, और बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। हाशमी साहब, आपने हमें डरा दिया था, शायद हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक्चुअली 3 बजे लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का ही मैच है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप काफी नहीं रखिएगा। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मुल्तान सुल्तान जो है वो तो पहले 6 मैचेस में जो है वो 2-0 में है, यानी कि 2 मैच खेले, दोनों ही हारे। ये इनका तीसरा मैच है। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो फिक्र अंगेज हैं। जैसे आप देखें कि रिजवान जो है वो अभी तक टॉप स्कोरर हैं, इसके 112 रन बनाए उन्होंने। जेम्स विनर्स जो है उन्होंने 100 रन बनाए हैं। अच्छा, अब आप ये मुझे बताएं कि इतनी अच्छी बैटिंग के बाद जो मैच हारे हैं इतवार को और मंगल को, उसकी क्या वजह है? यानी जो संडे को मैच था उसमें आखिरी ओवर में 20 रन दरकार थे और वो हो गए, और इसी तरह मंगल को जो मैच था मुल्तान सुल्तान का उसमें 21 रन दरकार थे आखिर में और वो हो गए।
तो मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग है ना वो बहुत वीक है, बहुत ही ज्यादा वीक है। सोहेल तनवीर ने 3 ओवर्स में 42 रन दिए, ब्रेथवेट ने 25 रन दिए। बिल्कुल हाशमी साहब जो है वो लाहौर के ही है, क्योंकि लाहौर की बैटिंग फुल चार्ज है। ठीक है, तो बेसिकली आज आपको लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स फेवरेट है क्योंकि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। थोड़ी सी और इसके ऊपर बात अगर कर लें, मुल्तान सुल्तान ने सोहेल तनवीर को ऑप्ट किया हुआ है, 2007 से वो T20 खेल रहे हैं और पहले तो वो बड़े ज़बरदस्त खेलते थे। आपको क्या लगता है कि सोहेल तनवीर को स्टार्ट में लेकर आना, उनको अपना मेन बॉलर रखना, ये मुनासिब है या आपको लग रहा है कुछ चेंजेस आएंगे आज, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, सोहेल तनवीर दुनिया भर की लीग खेल चुके हैं और बहुत तजुर्बा है उनका, लेकिन यहाँ कराची में जो मैचेस हो रहे हैं ना, आप ये देखें कि जितने भी मैचेस हुए हैं चेजर ने जीता है, दूसरी इनिंग्स खेलने वाले जीते हैं। अच्छा, अब वहाँ पर ड्यू फैक्टर है, शबनम की वजह से गेंद पर ग्रिप नहीं आती, गेंद स्विंग नहीं होती और दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करवाना बहुत मुश्किल होता है। सीधी गेंद आती है और दूसरी बड़ी अहम बात है कि मुखालिफ टीम के अगर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और फिनिशर जो है वो फुल चार्ज हों तो फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो सोहेल तनवीर के बतौर बॉलर होने पर तो कोई मतलब अच्छा बॉलर होने पर तो कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन जो कंडीशंस है वो बड़ी मुख्तलिफ है। यही मैचेस जब लाहौर आएंगे यही सोहेल तनवीर होंगे और आप देखेंगे कि वो विकेटें भी लेंगे, रन भी रोकेंगे और अपना आप भी दिखाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, आप दूसरे मैच का भी जिक्र कर लेते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जो रात में होने जा रहा है। और रात के हमने तमाम मैचेस में एक ट्रिक जरूर देखा है कि जो टॉस जीतता है वो पहले बॉलिंग करता है और चेस कर लेती है टीम और फिर जीत जाती है। आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, इसी वजह से ना कि दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होता है ना, तो इसलिए जो भी टॉस जीतती है वो पहले फील्डिंग का करते हैं। ठीक है, टॉस का एक हैवी एलिमेंट है इसमें। लेकिन हाशमी साहब ये तो रात के मैचेस में आएगी ना ड्यू फैक्टर, लेकिन मुल्तान और लाहौर का मैच तो रात में नहीं है, तो उस टाइम मैंने कहा वो तो आपने कहा था, लेकिन वो कह रहे थे ना कि मुल्तान सुल्तान रात के टाइम कैसे परफॉर्म, अब दिन में जो मैच होगा तो फिर क्या फैक्टर है? मोस्टली लोग आज लाहौर को फेवर कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मेरा वोट जो मुल्तान की तरफ है। अच्छा, आपका वोट मुल्तान की तरफ है और फेवर आप लाहौर को कर रहे हैं, तो क्वेटा और पेशावर में किसको कर रहे हैं? क्वेटा और पेशावर में पेशावर है, क्वेटा में सरफराज जब तक है ये गलतियां करेगा, वहाँ आप नहीं है, इसलिए उनको बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा हाशमी साहब, क्विकली अगर हम बात करें, सरफराज की आपने जिक्र किया है, सरफराज का अग्रेशन जो कहा जाता है वो हमेशा से अग्रेसिव रहे हैं, लेकिन जो लास्ट मैच में जिक्र भी हो रहा था, कमेंटेटर्स भी जिक्र कर रहे थे, आपको लग रहा है थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है या फिर कुछ आउट ऑफ मतलब कुछ और वजह से प्रेशर है कोई उनके ऊपर जिससे से वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, कुछ ज्यादा नजर आया है? असल में वो ना जैसे नहीं है, वो इस हवाले से मतलब मायूसी का शिकार है, ये सारी बातें मायूसी की बात। हालांकि आप ये देखिए ना कि उन्होंने 11 मुसलसल T20 सीरीज जीती है पाकिस्तान के लिए, 29 मैचेस सबसे ज्यादा जीते हैं उन्होंने, आपको ट्रॉफी भी उन्होंने जितवाई, मतलब अच्छे कप्तान तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ ये आ गई है कि तो कौमी टीम में उनको साथ ले जाया जाता है और इन नहीं किया जाता, बाहर बेंचेस पे बैठे रहते हैं, वो गुस्सा निकाला है। अभी उन्होंने देखे ना कि हफीज के साथ हाथ नहीं मिलाया, कितनी बड़ी ये अखलाकी यानी कि कह लें हरकत, गैर अखलाकी हरकत कह लें इसे, तो वो गुस्सा है और उस गुस्से में वो गलत फैसले करते हैं और उस गलत फैसले की वजह से वो मैच हारते हैं। अब आप उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिजवान को ये दिखाने के लिए ओपनिंग कर दी कि मैं भी ओपनर हूँ, और उस दिन वो चले ही नहीं। क्लास में बहुत फर्क है। मैं भी ओपनर हूं लेकिन मैं चल नहीं सकता, मैं 2 डाउन आऊंगा तो स्कोर करूंगा, ओपनिंग पे स्कोर नहीं कर सकूंगा। अच्छा, ये कुछ बातें भी तो होती हैं, कुछ कयास सराइयां भी तो होती हैं, जैसे आपने कहा कि मोहम्मद हफीज से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली ये सोच रहे हों कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाना। ऐसा क्यों होता है कि कुछ खबरें ऐसे निकल आती हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती? मुझे लगता है हमें सरफराज को इतना कॉर्नर नहीं करना चाहिए और इस तरह की इश्यूज पे उनको जज नहीं करना चाहिए। सरफराज को हम कॉर्नर नहीं कर रहे, यहाँ हमारे पाकिस्तान में 2 कराची लॉबी, लाहौर लॉबी, तो कराची वाले चूंकि वो कराची वाले उनको बड़ा मजलूम बनाकर पेश करते हैं, तो लाहौर वाले जो है वो मजा लेते हैं। तो ये वीडियो देख लें कि उन्होंने वाकईतन हफीज से हाथ नहीं मिलाया, हालांकि हफीज और उनमें जमीन आसमान का कि आप कप्तान रहे हो हफीज आपका सबॉर्डिनेट प्लेयर है, तो इस तरह का रवैया नहीं करना चाहिए कि एक ट्वीट पर आप लड़ पड़े और आपने हाथ ही नहीं मिलाया एक दूसरे के साथ। चलिए कोई नहीं, उनकी सुलह हो जाएगी, हमें बात नहीं करनी चाहिए इस बारे में। परफॉर्मेंस देख लेते हैं जी, क्या रहेगी आज? परफॉर्मेंस ठीक है,
मुझे नहीं लगता कि सरफराज जीते। चलो लेट्स सी, सरफराज के ऊपर थोड़ा सा नजर आ रहे हैं अब्दुल सत्तार हाशमी साहब के, उनको लग रहा है जैसे शायद थोड़ा सा रिजल्ट्स में डिफरेंस नजर आए। अब दिन का मैच और रात का मैच डिफरेंस क्या नजर आता है? क्योंकि रात में तो हम जिक्र कर भी रहे हैं, हाशमी साहब ने कहा कि ड्यू फैक्टर है, दिन में पता लगेगा कि आज क्या होता है, फिर वाकई ये ड्यू फैक्टर इंपॉर्टेंट हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही। इसी के साथ आपसे हम इजाजत लेंगे, अपना वीकेंड खूब इंजॉय कीजिएगा। अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।